नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः आईएससी के इस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट चल रहा है उसका लास्ट क्लास आपका है ये आज, जिसमें हम लोग ओशनोग्राफी यूनिट को कवर कर रहे हैं और ये यूनिट आपकी आज कंप्लीट होगी। इसी के साथ आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और सबसे पहले हमने किया था क्लाइमेटोलॉजी चारों यूनिट आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें 5 टॉपिक होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। इससे 2 जगह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिनको हम फोकस कर रहे हैं। एक हमने पिछला पढ़ा भी था, जिसमें हमने देखा था कि जो टोपोग्राफी है किसकी, समुद्र के अंदर की, यानी सागर के अंदर किस प्रकार की टोपोग्राफी है उसको हमने समझा था। कॉन्टिनेंटल हमने स्लोप देखे थे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखे थे, कॉन्टिनेंटल अपराइज देखा था, याद आ रहा है? अबैसल प्लेन्स देखे थे, ट्रेंच देखे थे हमने, याद आ रहा होगा आपको। वो सब कैसी कैसी स्थिति है, पहले क्या आता है फिर क्या आता है, ये सारी बातें हमने अपनी पिछली कक्षा में की थी। अच्छा, ध्यान रखिए, विश्व भूगोल की कक्षा है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपकी कक्षा होगी पॉलिटी की। अगले सप्ताह, तो पहले मैं आपको बता दूं, अगले सप्ताह तो मैं हूं नहीं यहाँ पे, अगले सप्ताह में मध्य प्रदेश की यात्रा में हूं, तो सोमवार और मंगलवार को ही आपकी क्लास होगी। मंगलवार को मैं मध्य प्रदेश निकल जाऊंगा, तो फिर मैं आऊंगा संडे को, मतलब सोमवार मंगल क्लास होगी, क्योंकि बुध बृहस्पति शुक्र शनि मैं नहीं हूं, मध्य प्रदेश में हूं मैं। तो उसके बाद फिर आपकी क्लास होगी उसके अगले मंडे को, ठीक है। तो अब इनको आने दो जरा एक बार। गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? राकेश। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली जो क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था टोपोग्राफी ऑफ सी या टोपोग्राफी ऑफ ओशन, एंड वी नो वी हैव 5 ओशंस, दैट इज पैसिफिक ओशन, क्रमबद्ध तरीके से बात करें तो अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, हाँ आर्कटिक ओशन, और आपका सदर्न ओशन, प्रशांत महासागर, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पर आप देखते हैं कौन सा, दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक, जो उत्तर में है, ये भी हम जानते हैं। फिर हमने बात की थी कि समुद्र के अंदर या सागर के अंदर किस प्रकार की टोपोग्राफी है। श्रुति, राकेश, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी सोमवार मंगलवार बुधवार जो क्लास चलती है पॉलिटी की होती है, आपको पता ही है। थर्सडे फ्राइडे अब आपका क्या शेड्यूल हो गया है? आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ज्योग्राफी अब कंप्लीट ही हो गया आपका। ज्योग्राफी अब मतलब अगले जो सैटरडे है, अगले सैटरडे, तो सैटरडे आपकी जनरली क्लास नहीं होती है, तो मैंने आज लगवाई आपकी क्लास जानबूझ के, टॉपिक कंप्लीट करा रहा था। दूसरी बात यह है, अगले सप्ताह जो है मेरा मंडे ट्यूसडे को मैं हूं, मतलब ट्यूसडे को ही मैं मध्य प्रदेश निकल जाऊंगा। तो अगले सप्ताह मतलब आपकी जो भी दूसरी क्लासेस लगेंगी मेरे टाइम पे, और फिर आपका नेक्स्ट मंडे में आऊंगा, ठीक है। तो वो 4 दिन में नहीं हूं फिर, ये आपको मैं बताना चाह रहा था। तो ज्योग्राफी में हम लोग आ चुके हैं अब जिस मुकाम पर, देखो जैसे पॉलिटी के साथ पढ़ा जाता है, पॉलिटी के साथ पढ़ा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नेंस, वैसे ज्योग्राफी के साथ पढ़ा जाता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ठीक है ना। अभी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए तो शायद आपको दूसरे कोई टीचर पढ़ाएंगे, अभी पता नहीं मुझे। तो ज्योग्राफी के साथ पढ़ा जाता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जैसे पॉलिटी के साथ क्या पढ़ा जाता है, आईआर। तब ये पूरा सब्जेक्ट सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट है वो, और तब जाके पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कवर होता है। हालांकि हम इसको अलग मानते हैं ना, आईआर अलग सब्जेक्ट मानते हैं हम, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को अलग मानते हैं, लेकिन ये किसके ब्रांच है? मेन सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट हो गया आईआर, उसी का एक भाग हो गया। वैसी ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट हो गया इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इसीलिए मैंने इसमें इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, वेटलैंड वाला सेक्शन वो कवर नहीं कराया है, और जो नेशनल पार्क वगैरह सब है वो इन्वायरमेंट में आपका आता है। तो उसको आप अपने स्तर पर पढ़ते रहिए, बाकी कोई टीचर आपको आएगा जो उसको पढ़ाएगा तो ये बताएंगे जैसा भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी की। ये कौन सी यूनिट चल रही है हमारी? ओशनोग्राफी। ये बच्चा तो बाद में आया था, बहुत ज्यादा बाद में। आपने तो कॉस्मोलॉजी भी नहीं पढ़ा, आपने जियोमॉर्फोलॉजी भी नहीं पढ़ा, और आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, कुछ हद तक क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, और ये ओशनोग्राफी लास्ट यूनिट है। जब दोबारा रिपीटिशन में आएगा ये पॉलिटी के बाद, फिर आप इसको पढ़िएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ओशियनोग्राफी,
इसे बोलते हैं समुद्र विज्ञान। ठीक, समुद्र विज्ञान में आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, आओ आओ, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महासागरीय जल धाराएं। क्या पढ़ेंगे, महासागरीय। यहाँ पे कोई देखो बताते रहना मुझे, कोई आता रहेगा है। महासागरीय जल धाराएं, प्रश्न आता है इसमें मेंस में सीधा, प्री में भी इसमें प्रश्न आ रखा है, 2015 में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको ओशनोग्राफी में आप कुछ पढ़े ना पढ़े, दो टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, एक जो आपको पढ़ा दिया गया है और एक टॉपिक जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बाकी तो आपको थियोरेटिकल पार्ट है, फलाना फलाना आपको समुद्र पता होना चाहिए, लैप्टेव सी कहाँ है, कारा सी कहाँ है, व्हाइट सी कहाँ है, सारगासो सी कहाँ है, लैब्राडोर सी कहाँ है। यानी पूरे नक्शा लेके बैठना है और सारे सारे समुद्र ढूंढने हैं कि दुनिया में अलग अलग जो महासागर हैं, जैसे हमारा हिंद महासागर है तो इसी में आप जानते हैं लाल सागर भी है इसका एक पार्ट, अदन की खाड़ी भी इसका पार्ट है, पर्शियन गल्फ भी इसका पार्ट है, और बे ऑफ बंगाल भी इसका पार्ट है, और अंडमान सी भी इसका पार्ट है। तो सारे समुद्र आपको पता होने चाहिए, दुनिया में समुद्रों की स्थिति कहां पर है, क्योंकि बड़ी चीज है ओशन, बड़ी चीज है महासागर, और महासागर को अलग अलग स्थानों पर किस रूप में बांटा गया है, सागरों में बांटा गया है। जैसे हमारा भारत है, भारत देश हमारा प्यारा, और भारत के पश्चिम में आप क्या देखते हैं, अरब सागर, भारत के पूर्व में क्या देखते हैं, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में किसका पार्ट है, हिंद महासागर का ही ये पार्ट है, हिंद महासागर का ही ये पार्ट है। तो ऐसे आपको पैसिफिक ओशन के भी सारे सी पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सी जो है, जैसे ईस्ट चाइना सी, जैसे येलो सी, ये सब किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। ठीक है, जैसे लैप्टेव सी, कारा सी, ये सब आप पढ़ेंगे, ये किसमें आप पढ़ते हैं, लैप्टेव सी, कारा सी, ये सब किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपका आर्कटिक का। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक आइडिया, नक्शा लेके आप बैठे हैं उसको पढ़ ले। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं महासागरीय जलधाराओं की, तो आपने सबने देखा होगा नदी को, नदी जानते हैं क्या होती है, रिवर, क्यों प्रियंका जी, रिवर आप जानती है, नदी क्या होती है, नदी आप देखते हैं इट इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, यानी जल की प्राकृतिक धारा जो हमें सतह पर, पृथ्वी की सतह पर बहती हुई दिखती है। सतह से मतलब क्या है मेरा, यहां पर जमीन पर, लैंड पर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नदियां समुद्र में भी चलती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नदियां क्या समुद्र में भी चलती है, नहीं, आयुष कह रहा है सर आप मजाक कर रहे हैं, नहीं, देखो इसको ऐसे ही समझेंगे, नदियां क्या समुद्र में भी चलती हैं, नदी से मतलब होता है हमारा फ्लो ऑफ वाटर, सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ वाटर। यानी कि हम ये जानते हैं जो हमारा समुद्र है, और समुद्र में हम जानते हैं कई किलोमीटर तक पानी होता है, जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो समुद्र के अंदर पानी है, क्या वो एक जगह स्थिर रहेगा, या पानी का भी संचरण होगा, पानी इधर से उधर चलेगा, तो जाहिर सी बात है पानी भी इधर से उधर चलेगा, उसमें भी मूवमेंट होगा। तो हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है महासागरीय जल धाराएं, यानी ओशनिक करेंट्स। और ये जो ओशनिक करेंट्स हैं, ये क्या है, ये है फ्लो ऑफ वाटर, यानी वाटर का फ्लो होना, पानी का संचरण करना। अब पानी, जल जो है वो समुद्र में संचरित होगा, तो कैसे होगा, पहली चीज, मान लीजिए ये हमारा समुद्र है और हम इसकी गहराई माप रहे हैं, सतह ऊपर से आप नीचे देखें तो लगभग मान लीजिए 8 किलोमीटर है, तो इस 8 किलोमीटर में पूरा पानी है, ये सब क्या है, ब्लू है, पानी पानी। अब क्या ये सारा पानी, आपको क्या लगता है, क्या ये सारा पानी अगर इधर से इधर जा रहा है, इधर देखो फिर कोई आया, ये भी बताते रहिए, क्या ये सारा पानी, जो पानी का फ्लो होगा, तो ये पूरा पानी का, ये पूरा वाटर वॉल्यूम जो क्या एक साथ इधर जाएगा, या पूरा एक साथ इधर आएगा, या पानी भी अलग अलग लेयर्स में फ्लो करेगा। तो ये आप समझते हो पूरा का पूरा पानी ऐसे चला जाए तो फिर दुनिया क्या ही हो जाएगी। ऐसे पानी संचरित नहीं करता कि पूरा पानी चल गया इधर से उधर और उधर से उधर, पानी डिवाइड होता है लेयर्स में। क्यों, इसका कारण क्या है, पानी का मूवमेंट क्यों अलग अलग तरह से हो रहा है, वो कारण हमें जानना है अभी। लेकिन इतनी बुद्धि हमारी सबकी है कि हाँ भाई सर, पानी में जो सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो जो सूर्य की किरणें यहां पे पड़ रही है उससे थोड़ा कम असर उसका यहां होगा,
और कम असर यहां होगा, और नीचे आते आते एक ऐसा भी स्थान आएगा जहां सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं होंगी, यानी वो एक ऐसा क्षेत्र होगा, वहां पर भी आप समझते हो ऐसी वनस्पतियां हैं, ऐसे जीव हैं जो कि बिल्कुल प्रकाश को लेकर संवेदनशील है, मतलब वो कभी प्रकाश जानते ही नहीं कि प्रकाश नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि समुद्र में आप जितनी गहराई में जाओगे तो आप देख रहे हो उस वजह से, क्योंकि सूर्य की किरणें हर जगह पर एक जैसी नहीं पड़ेगी, सतह पर आप देखिए कितना ज्यादा होगा, धीरे 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 गहराई पे जाएंगे कम होता जाएगा, तो उस आधार से तापमान पर भी अंतर आएगा, तापमान पर अंतर आएगा तो दाब में भी अंतर आएगा, और सीधा सीधा उसका असर किस पे पड़ेगा, पानी के फ्लो पे। तो जब पानी का फ्लो है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होगा, तो हम क्या देखते हैं, जो ऊपरी पानी का पार्ट है, इसको मान लीजिए हम एक लेयर मान लेते हैं, यहां पे मैंने एक बाउंड्री बना दी ये वाली, इसको बोलते हैं सरफेस वाटर, सतही जल, ये क्या हो गया, सतही जल, और इसके नीचे का ये जो पानी है इसे बोलते हैं सब सरफेस वाटर, क्या बोलते हैं, ये डीप ओशनिक वाटर, क्या बोलते हैं, सब सरफेस वाटर, ये डीप ओशनिक वाटर। तो किसी भी समुद्र में, किसी भी महासागर में जो सतही जल होता है वो मात्र कितना होता है, 10%, कितना हो गया, 10%, और बाकी जितना भी पानी है, बाकी जितना भी जल है, सारा मेन जल तो वही है नीचे, वो कितना होता है, 90%। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसको बनाते भी चलिएगा साइड साइड में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम समुद्र की बात कर रहे हैं तो समुद्र में सारा का सारा पानी एक साथ, फिर कोई आया क्या, समुद्र में सारा का सारा पानी एक साथ मूव नहीं करेगा, पानी को हम दो लेयर्स में बांट दे रहे हैं, एक तो ऊपर का जल जो सीधा सीधा प्रकाश के संपर्क में है, सूर्य ताप के भी संपर्क में है, उसको हमने बोल दिया क्या, सरफेस वाटर, सतही जल, सतह मतलब ऊपर का है ना, सरफेस बोलते हैं सतह को, नीचे का पानी जो 90% है वो कौन सा हो गया, सब सरफेस वाटर या डीप ओशनिक वाटर, यानी कि समुद्र की जो गहराई, गहरा समुद्रीय जल, यानी कि जो नीचे का पानी है, 90% वाटर वो होता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, तापमान के आधार पर भी हम समुद्र में जो धाराएं हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के बेसिस पे, ध्यान से समझना भाई, और टेम्परेचर के बेसिस में जब हम दो आधार पर बांटते हैं तो एक होती है हमारी वार्म ओशन करंट, यानी गर्म महासागरीय जल धाराएं, वार्म, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, जो हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखे, इंग्लिश में तो लिखना ही है आपको, वार्म ओशनिक करेंट्स, यानी गर्म महासागरीय, गर्म महासागरीय जल धाराएं, तो इसके विपरीत क्या नाम हो जाएगा, कोल्ड ओशनिक करंट, कोल्ड बोले तो कोल्ड मतलब ठंडा, कोल्ड ओशनिक करंट्स, यानी ठंडी या शीत महासागरीय जल धारा। आ गई बात समझ में। तो ये किस आधार पर बोला मैंने, तापमान के आधार पर, किस आधार पर बोला बच्चे मैंने, तापमान के आधार पर। इतनी बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमें क्लियर हो गया। अब आपको मैंने ये बताया, अभी जो बच्चे बाद में आए जरा ध्यान से सुनिए, तीन बातों पर हम फोकस कर रहे हैं। पहली बात, हमारी पूरी पृथ्वी पर हम जानते हैं 71% जल है और 29% भूमि है, भूमि के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम जल में आए, तो जल में हमने पिछली क्लास ली थी आपकी, तो जैसे आप सतह से यानी जमीन से पानी की तरफ जाएंगे तो किस प्रकार से आपका जो है एरिया आता जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, है ना, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आएगा, फिर बाद में एबाइसल प्लेन आएंगे, ट्रेंचेस वगैरह हमने देखी थी। अब मैम अब आ रही है, जल्दी जल्दी आइए, फिर तो एक एक करके कोई ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन आ रहा है, और फिर क्योंकि जरा सी भी एक कड़ी टूटी तो आगे का चीज समझनी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अब अगर कोई भी बच्चा नया आएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आयुष फिर रिपीट करेगा, मैं नहीं करूंगा, है ना। अब ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पे आके बोलोगे तुम माइक में, हम सर आपकी आवाज नहीं हाँ आ रही चली है। गई सर।
यूपीपीसीएस का फॉर्म किसी ने नहीं भरा आप लोगों ने? लेकिन सर पेपर हमने आपका भरा था। पेपर पोस्टपोन्ड हो गया ना आपका। सर भरा था हमने, लेकिन पोस्टपोन हो गया। जुलाई। जी हाँ। ठीक है, अब आपको और अधिक समय मिल गया। जी। चलिए इधर देखिए ध्यान से। अब जरा शांति से यहां देखेंगे, बात करता हुआ कोई ना पाया जाए, ठीक है? इधर देखिए, प्रियंका जी हम पढ़ रहे हैं महासागरीय जल धाराएं। ध्यान से देखिए, हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है, 29% लैंड है, भूमि है। भूमि के संबंध में जितने भी फिनोमिना हैं, जहां पे जितनी भी ब्रीज वगैरह सब चलती हैं, सब हमने देखा था। अब हम बात कर रहे हैं समुद्र की। हम देखेंगे समुद्र की स्थिति, क्योंकि हम जानते हैं 71% जो जल है उसको मुख्यतः हम किसमें बांटते हैं। हमने पूरा देखा था ना कि ग्लेशियर्स में कितना है और अंडरग्राउंड वाटर कितना है, तमाम तरह से बांटा उसको। मुख्य भाग क्या इसका है? महासागरों का। महासागर है हमारे पास 5: प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आपका आर्कटिक ओशन। ये मैंने क्रम से बताया आपको। अब जो ओशन है, हम ये जानते हैं कि ओशन का जो वाटर है वो भी स्टेबल नहीं है। ओशन के वाटर में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। ओशन का वाटर भी क्या करता है? संचरण करता है। लेकिन जो ओशन का वाटर है, मान लीजिए कोई ओशन हमारा सरफेस से हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी अगर लंबा है, गहराई पे है, तो 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 क्या होगा? जो जो जल होगा, अब ये रिपीटेड क्लास देख लेंगे ना, तो जो जल होगा ऊपर का, वो जल जो है वो सारा का सारा एक साथ मूव नहीं करेगा। जो जल है वो शुरू का, ऊपर का जो पानी है, यानी पूरे कुल जल का केवल 10% भाग, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस वाटर बोल रहे हैं। सरफेस वाटर एक ऐसा वाटर है जो मतलब आप समझिए समुद्र में ऊपर की तरफ है, तो वो सीधा सूर्य के प्रकाश के क्या है? सूर्य के संपर्क में है, प्रकाश के संपर्क में है। और बाकी जितना आप समुद्र की गहराई में जाएंगे तो ये आप समझ रहे हैं यहां पर ऐसा क्षेत्र होगा जहां सूर्य का प्रकाश, ऐसा भी नीचे क्षेत्र होगा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो हम बात कर रहे हैं समुद्र का जो जल संचरित कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है। उस पे आने से पहले आपको ये बता दिया गया कि जो समुद्र का पूरा जल है ये संचरित करेगा, मूवमेंट करेगा, पर सारा का सारा पानी मूवमेंट नहीं करेगा। तो क्या केवल यही पार्ट मूव करता है? क्या ये भी मूव करता है? ये दोनों मूव करते हैं, ध्यान रखिए, दोनों ही पार्ट मूव करते हैं। लेकिन क्या सारा एक साथ मूव करता है? नहीं, अलग अलग लेयर्स में मूव करता है। और क्या ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं? नहीं, ये एंटी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो जो हमारे शिप वगैरह चलते हैं, सोचिए वो किस में चलते हैं? इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं, इसमें जल्दी। और जो पनडुब्बियां वगैरह होती है वो आती है आपकी गहराई में, नीचे आती है। तो इतनी बात आपको हमने अभी तक बताई थी। इसके बाद हमने आपको बताया तापमान के आधार पर भी, टेम्परेचर के आधार पर भी हम देखते हैं जो महासागरीय करंट है उन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका होता है वार्म ओशन करंट, यानी गर्म महासागरीय जलधाराएं। एक आपकी होती है कोल्ड ओशन करंट, ठंडी महासागरीय जलधाराएं। यानी इस पूरी बात से हमें चार बातें पता लगी कि हमें पता लग गया सरफेस जो वाटर करंट होता है वो कौन सा होता है, और जो डीप ओशनिक करंट है वो कौन सा होता है। दूसरी बात पता लग गई, कोल्ड वाटर करंट और वार्म वाटर करंट, यानी चार चीजें हमने यहां पर जान ली। इसके बाद अब हम ये समझेंगे कि ये जो पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी की बात करें हम, समुद्र में, महासागर में जो जल का मूवमेंट हो रहा है, पानी जो मूव कर रहा है, जिसको हम करंट बोल रहे हैं, ये करंट वो वाला करंट है बिजली का करंट, ये कौन सा करंट है? ये ओशनिक करंट है। इसके कारण क्या है, किस वजह से होता है? तो अभी आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कारक की मैं बात करूं, कारक यानी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, उनमें सबसे पहले आप समझते हैं एक तो तापमान, टेम्परेचर, हाँ, यानी धाराएं क्यों मूव कर रही है उसके कारक हम पढ़ रहे हैं बेटा। टेम्परेचर, तापमान। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जो ताप है, सूर्य ताप है, सूर्य इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सूर्य ताप हर स्थान पर एक समान नहीं पड़ता। और पृथ्वी पर आप, क्योंकि आप पृथ्वी की शेप जानते हैं, महासागरीय स्थिति आपको हर जगह देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ भी महासागरीय स्थिति है, नीचे भी, जैसे सदर्न ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन। और दो ओशन ऐसे हैं, जरा बताइएगा मुझे कौन से हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे फैले हुए हैं। एक तो पैसिफिक ओशन, तभी पैसिफिक को दो भागों में बांटते हैं हम, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी। और वैसे ही अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी। जबकि हिंद महासागर थोड़ा सा, क्योंकि भारत और ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो नीचे की तरफ जाता है। हालांकि इक्वेटर से ऊपर भी है हिंद महासागर, क्योंकि इंडिया का जो पार्ट है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो इक्वेटर से ऊपर है। लेकिन
फिर ऊपर की तरफ जमीनी भाग ज्यादा हो गया इस वजह से, और बाकी आर्कटिक वाला ऊपर ही हो गया और सदर्न वाला नीचे ही हो गया। बात समझ में आ रही है मैं बोल क्या रहा हूं? जिसको नक्शा पता है, वो कहां गया हमारा ग्लोब, जिसको नक्शा पता है वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लेगा, क्योंकि इसके लिए आपको पहले विश्व का मानचित्र पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि ये है पूरा प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर देखो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ऊपर आर्कटिक से जुड़ रहा है, नीचे सदर्न ओशन से, तो ये हर तरह के लैटिट्यूड में आ रहा है, लोअर लैटिट्यूड में भी, हायर लैटिट्यूड में भी। अब आप समझ रहे हो, लोअर लैटिट्यूड तापमान अधिक होगा, सूर्य ताप ज्यादा पड़ता है इस तरफ, इक्वेटर आसपास के क्षेत्रों में, ऊपर ऊपर पोल्स की तरफ ठंडा होगा। वैसे ही आप देखिए अटलांटिक ओशन के लिए भी आप देखते हैं, ये अटलांटिक ओशन है, उत्तरी और दक्षिणी, तभी तो दो भागों में बांटते हैं इनको अटलांटिक को। लेकिन इंडियन ओशन में हम कभी बोलते हैं कि उत्तरी इंडियन ओशन, दक्षिणी, हालांकि इंडियन ओशन का भी पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वेटर से ऊपर है, लेकिन इंडियन ओशन में हम देखते हैं इंडियन ओशन ऊपर की तरफ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमीनी भाग ज्यादा आ गया, बाकी ये ऊपर वाला आर्कटिक हो गया, नीचे वाला सदर्न ओशन हो गया। तो हमें, हाँ सदर्न ओशन बेटा दक्षिणी महासागर, तो हमें यहां पर क्या बात पता लगी? पहली बात पता लगी हमें तापमान की, टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पृथ्वी पर टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं है। हमें पता है कि ये जो हमारी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहां पर तापमान अधिक होता है। और दूसरी बात, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यानी आप जब ऊपर जाएंगे तो ये पोलर रीजन है, यहां तापमान कम होता है, तो यहाँ के महासागरों का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत क्या है, ठंडा है, और बहुत ठंडा ऊपर जाएंगे तो फ्रीजिंग कोल्ड होता है, जम भी जाता है। और नीचे आ जाएंगे यहां पर इस तरफ, इन्हें बोलते हैं निम्न अक्षांश। देखिए ये भी बात रखनी है, ये निम्न अक्षांश है, ये उच्च अक्षांश है, तो यहां पर आप देख रहे हैं तापमान कैसा है, ऊपर ठंडा नीचे कम। ये एक चीज है, यानी इस वजह से क्या चीज डिराइव होगी, जो हमने एटमॉस्फेरिक, जो हमने विंड्स पढ़ी थी उसमें भी देखा था, टेम्परेचर अलग होगा तो एक फोर्स यहां पर क्रिएट होगी, पीजीएफ। आयुष क्या होती है पीजीएफ? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या बोलते हैं हम? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी कि आपका जो दाब में अंतर पैदा हो रहा है, ग्रेडियंट मतलब है अंतर, ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, हमने एयर के मामले में पढ़ा था, कहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लो कर रही थी, वैसे अब पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही सारी चीज जो हमने एयर के बारे में देखी, पानी के बारे में देख रहे हैं। तो आप ये समझिए, जैसे हमने बोला था गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर उठती है, वैसे जो गर्म पानी है, गर्म पानी फैलेगा, वाटर वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वाटर वॉल्यूम ज्यादा होगा यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो पानी, जब पानी उबलता है तो पानी उबल के बाहर की तरफ गिरता है ना, फैलता है ना, तो गर्म पानी फैलने का प्रयास करेगा, और जो ठंडा पानी होगा पोलर रीजन का ठंडा, वो क्या होगा, सिंक, कंडेंस, जिसको हम बोलते हैं सिंक होगा, सिंक मतलब सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो यहां पर दूसरा कारक मैडम आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू करके क्वेश्चन, क्या क्या, एक तो तापमान है, और तापमान से ही दूसरी चीज क्या डिराइव हो गई, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि इन स्ट्रीम्स के चलने के पीछे दूसरा कारण क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसमें ध्यान रखना है, वार्म वाटर एक्सपेंड होता है और कोल्ड वाटर क्या होता है, सिंक होता है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर। वार्म वाटर क्या करेगा बच्चे, एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब फैलना, सिंक, सिंक जैसे हम हमारे घर में होती है वॉश बेसिन, वॉश बेसिन का सिंक, नीचे सिकुड़ना, नीचे की तरफ जाना, यानी सतह पे आप देखते हो गर्म पानी ऊपर होगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र में नीचे जाओगे ठंडा पानी, ऊपर रहेगा आपका गर्म पानी। तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या है, लगातार मूव कर रही है। सबसे पीछे वाला स्टूडेंट जो लास्ट में आया, पृथ्वी कैसे मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? ये हमारी पृथ्वी है, ये कैसे मूव कर रही है बेटे, ऐसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। अब पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, तो पृथ्वी के मूवमेंट से हमने देखा था, जब हमने एयर प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी थी, याद कीजिए हमने पढ़ी थी व्यापारिक पवने, पछवा पवने, पूर्वा पवने, यानी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, उन विंड्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, यानी उनके जो चलने की दिशा है उसमें परिवर्तन होता है, किस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। कौन सी फोर्स डिराइव होती है, कोरियोलिस। तो तीसरी चीज हो गई
रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, ये हटा देते हैं यहां से, बच्चों को दिखेगा नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या हो गया है, कोरियोलिस बल उत्पन्न। पृथ्वी मूव कर रही है पश्चिम से पूरब, तो क्या ये पानी है, ये पानी है, ये एक जगह स्थिर रहेगा, छलकेगा, छल अब ऐसे छलकेगा तो कहीं ऐसा नहीं छलकेगा कि भाई हमारे ऊपर ही पूरा छलक गया और सब डूब गया। पानी छलके, कुछ पानी पे असर तो पड़ेगा, पानी पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब पृथ्वी जब ऐसे मूव कर रही है तो पानी पे असर पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो कैसे असर पड़ेगा, यानी पानी के मूवमेंट पर पृथ्वी के मूवमेंट का असर पड़ेगा। और यहां पर बात हो रही है किस चीज की, कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है, कोरियोलिस बल। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट कारण है। अब ये पानी किस तरह से जाएगा उसको हम आगे देखते हैं, लेकिन कोरियोलिस बल समझ रहे हैं ना, यहां पर एक महत्वपूर्ण कारक रोल प्ले कर रहा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया आपका, टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड है प्रेशर भी, ये एक ही मान लीजिए अगर, तो दूसरा हो गया आपका रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके अलावा सैलिनिटी यानी कि लवणता। अब सागर में हर जगह एक जैसी लवणता नहीं होती, कहीं लवणता ज्यादा है, कहीं लवणता कम है, वो भी सब कारक हैं, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर में आते हैं, वो प्राइमरी फैक्टर में नहीं आते। प्राथमिक और मुख्य कारक जो है आपका, वो आपका हो गया पृथ्वी का घूर्णन, और यहां पर ताप क्योंकि एक जैसा नहीं है तो उस वजह से जो आपका दाब बना, दाब में अंतर, यानी ताप दाब अंतर। दूसरा चीज हो गई आपकी पृथ्वी का घूर्णन, उससे उत्पन्न कोरियोलिस बल। चलिए इतना पॉइंट पहले लिखेंगे, फटाफट से हेडिंग डालिए, कॉपी निकालिए फटाफट से। महासागरों के नाम तो आपने लिख दिए थे, महासागरों के नाम लिखे हैं ना, लिखिए महासागर, महासागरीय जल धाराएं, उसके अंदर हेडिंग डालिए, तो टॉपिक हो गया पूरा ना, मेन चैप्टर। उसके अंदर हेडिंग डालिए महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का तापमान। जितने पॉइंट लिखेंगे चारों इंपॉर्टेंट है, प्री में ये स्टेटमेंट बन के आएगा। तापमान बेटा, तापमान, टेम्परेचर। लिखिए पहला पॉइंट, समुद्र का जल, समुद्र का जल सौर विकिरण से समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके, सौर विकिरण जानते हैं ना, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, कॉमा, जिससे उसका तापमान बढ़ता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है, पूर्ण विराम। समुद्री जल के तापमान में, समुद्री जल के तापमान में समय समय और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। समुद्री जल के तापमान में समय और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। समय और स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। अंडरलाइन करना दो चीजें, समय और स्थानिक भिन्नता। स्थान मतलब समय और स्थानिक। मुझे लगता है स्थानिक तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जो अक्षांश अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों पर एक जैसा तापमान नहीं होता। समय से समझ रहे हैं, समय से मतलब है दिन और रात, मतलब दिन में तापमान अलग होगा, रात में अलग, समय अलग होता है ना, मॉर्निंग हो रही है, इवनिंग हो रही है, तो सूर्य ऊर्जा किस टाइम ज्यादा रहेगी, सूर्य किस टाइम रहेगा, दिन के समय, तो दिन के समय के तापमान में और रात के समय के तापमान में अंतर आएगा। तो दोनों चीजें आपको अंडरलाइन कर लेनी। नेक्स्ट पॉइंट, सागरीय जल का तापमान
और समय से केवल दिन और रात ही नहीं है, समय से हमारा मतलब ये भी है कि मौसम जो बदल रहा है, सीजन जो बदल रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि गर्मियों में, सर्दियों में सूर्य का प्रकाश, अब देखो यही धूप जो हमें अभी अच्छी लगती है, अभी थोड़ी थोड़ी चुभने लगी है धूप, मार्च आने लगा है, और यही धूप हमारे लिए मई जून में बड़ी दुश्मन सी बन जाएगी। हम धूप से छिपने का प्रयास करेंगे, छाया वाली जगह देखेंगे। और जब जनवरी में हम छाया वाले इलाकों से गुजरते थे तो हम इंतजार करते थे कि धूप वाली रोड में ऐसा स्थान है जहां धूप ही धूप पड़ रही, बदलता है ना, वही चीज है। नेक्स्ट, सागरी जल का तापमान, बहुत खुश होती है ये बगुड़ा जी मैं इस बात सुनकर। सागरी जल का तापमान, सागरी जल का तापमान अगस्त में, सागरी जल का तापमान अगस्त में, देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है, फैक्ट है ये। सागरी जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक, सागरी जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक तथा फरवरी में, तथा फरवरी में न्यूनतम रहता है, तथा फरवरी में न्यूनतम रहता है, तथा फरवरी में न्यूनतम रहता है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय जल की, नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय जल की, महासागरीय जल की सतह का औसत, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर, सतह का औसत दैनिक तापांतर, तापांतर समझते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों? क्योंकि पानी गर्म भी देर में होता है और फिर ठंडा भी देर में होता है, तो तापांतर कम ही होगा। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी रात में भी वो गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा दिन और रात के उसमें, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, महासागरीय जल का, महासागरीय जल का अधिकतम तापमान, महासागरीय जल का अधिकतर तापमान दोपहर 2 बजे, महासागरीय जल का अधिकतर तापमान दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे होता है, दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे होता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, और इसको किससे रिलेट करेंगे, कंसेप्ट पढ़ा रखा है एक हीट बजट, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है और सारी ऊष्मा वापस जा रही है, तो कैसे कैसे जाती है, किस प्रकार से जाती है, सब समझाया था। तो उसी के साथ आपको इस पॉइंट को रिलेट करना है। तो ये चारों पॉइंट एमसीक्यू के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ये चारों पॉइंटों को याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, महासागरीय जल के तापमान का महत्व, महासागरीय जल के तापमान का महत्व, महासागरीय जल के तापमान का महत्व। वही बात जो अभी बताई थी आपको, लिखिए, तापमान के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण सर आवाज नहीं आ रही है। जल में संचरण होता है बेटा, आ गई आवाज? सर हाँ, ये वाला पॉइंट आप शुरू से बोल दी, तापमान के अंतर सर। एक सेकंड है। सर फिर चली गई।
आ गई? यस सर, आ गई सर, बोल यस दीजिए। सर। ठीक है, ठीक। ये मेरी क्लास में होता है कि हर बार होता है सर? नहीं सर, सबके साथ होता है, नीतीश सर की भी क्लास। ऐसा मुझे लगा कि इस क्लास में कोई मतलब ऐसी कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल तो नहीं कर रही है। शनि देव की पूजा करिए सर। शनि शनि देव की पूजा, ये तो रोज ही होता है। शनि देव जिला सारे ही देव परेशान है। चलिए, स्थान, स्थान का कारण। चलिए देखिए जरा, तापमान के अंतर के कारण ही महासागरीय जल में संचरण होता है, कौमा, समुद्री लहरें, समुद्री लहरें। सर सर शुरू से से रिपीट कर हाँ, दीजिए। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी आपने आवाज बोली है। तापमान के अंतर के कारण ही, तापमान के अंतर के कारण ही सागरीय जल में, सागरीय जल में संचरण होता है, सागरीय जल में अंतर होता है, कौमा, समुद्री लहरें, समुद्री लहरें और धाराएं, और धाराएं चलती हैं। ठीक है, समुद्री लहरें और धाराएं चलती हैं, पूर्ण विराम। प्रियंका जी पूर्ण विराम लगा दीजिए। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए, समुद्री जल के तापमान, समुद्री जल के तापमान, समुद्री जल के तापमान पर ही, समुद्री जल के तापमान पर ही समुद्री जीव जंतु, समुद्री जल के तापमान पर ही समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति, समुद्री जल के तापमान पर ही समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति, वनस्पति समझते हैं ना, निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। आपको यह भी पता लगेगा कि विभिन्न महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र पे ही, यानी ये जल जो आपकी महासागरीय जल धाराएं हैं, इसी के कारण ही विभिन्न महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में आप देखते हैं मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। कई बार आप देखते हैं, जैसे जापान जैसा देश है, जापान जैसे देश में कृषि वगैरह बहुत कम है, लेकिन वो पूरा डिपेंडेंट है सी फूड में, सी फूड, फिशिंग इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है। चाइना हो गया, चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है ना पैसिफिक ओशन का, या आपका जापान हो गया, यहाँ पे समुद्र मतलब समुद्री फूड जो होता है, सी फूड, फिश इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है। क्या उनका कारण यह है? बिल्कुल, जो आप लिख भी रहे हैं। तो समुद्री जल के, क्या लिखा आपने, समुद्री जल के तापमान पर ही समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति निर्भर करते हैं, पूर्ण विराम। विश्व के अधिकांश, विश्व के अधिकांश मत्स्य क्षेत्र, विश्व के अधिकांश मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली पालन वाले क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, विश्व के अधिकांश मत्स्य क्षेत्र उन इलाकों में है, उन इलाकों में है उन इलाकों में है जहां समुद्री जल का तापमान, जहां समुद्री जल का तापमान अनुकूलतम होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, यानी जहां पर जो दो जल धाराएं ठंडी और गर्म आपस में मिलेंगी, तो समझ रहे हो। तो विश्व में अधिकांश जो मत्स्य पालन वाला क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र जहां पर मछली उत्पादन होती है, तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया? जो अनुकूल है। और अनुकूल किसे बोलते हैं हम? बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो। तो जहां दो विपरीत नेचर की, प्रकृति की जलधाराएं आपस में मिलेंगी, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा, तो वहां पर वो क्षेत्र बनेगा जिस क्षेत्र को हम देखेंगे अभी ओशनिक करंट। तो इतनी बात समझ में आ गई, और ये वाला आपने इसमें बना लिया है। अब आप एक चीज समझना, ध्यान से देखना, क्योंकि एक ही कंसेप्ट को हम समझ गए तो वही लागू होगा आपका प्रशांत के लिए, वही अटलांटिक के लिए, और वही लागू होगा आपका किसके लिए? तीसरी चीज होगा आपकी हिंद महासागर के लिए। तो तीन ही महासागरों का हमें देखना होता है, दो का मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक का आप खुद पढ़ेंगे। हिंद महासागर वाला आसान है, तो नीचे नीचे आप देख लेंगे। अब बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता हो विश्व में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति क्या है। अगर हम पूरे विश्व मानचित्र को एक 2D फ्रेम में देखें,
तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था और मैप भी बनवाया था। अब कोई बीच में नहीं बोलेगा ये और ये, एक में एरिया बांट रहा हूं, ये और ये, फिर यहां पर ये एरिया इसके साथ, यहां पर एक एरिया और नीचे दक्षिण। अगर हम एक रफ डायग्राम देखें तो हम ये जानते हैं, ये विश्व का मानचित्र हम इस तरह से देख रहे हैं, ये रफ है, कोई ये ना समझे कि असली में ऐसा है, पर लगभग ऐसा ही है। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो अगर इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसे यही ना पता हो कि 7वें नंबर पे क्या है और 4थे नंबर पे क्या है और 5वें नंबर पे क्या है, तो फिर तो भाई शुरू से पढ़ाई स्टार्ट करो ज्योग्राफी की, है ना। लेकिन जिसको ये पता है कि यहां पर कौन सा क्या है, मतलब जिसको ये पता है ये कौन सा है, तो उसके लिए समझना आसान है। उसी हिसाब से महासागर भी। और जिसको यही नहीं पता कि 1 2 3 4 में कोई महाद्वीप भी है, और महाद्वीप तो होंगे जरूर सर, पर वो कौन से हैं वो हमें नहीं पता, तो फिर उसको कहा जाएगा कि आप पिछली क्लासेस से जो आप पे रिकॉर्डेड होंगी स्टार्ट कीजिए। तो भाई पता सबको है, इस क्लास में कोई बैठा तो नहीं ऐसा ना? आप तो बेटा बहुत बाद में आए, कोई नहीं, पर आप एक जिज्ञासु बच्चे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में, इसकी बड़ी इच्छा रहती है जानने की चीज है। आप तो नहीं ऐसे? प्रियंका है, प्रियंका को पता है ना? तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है यूरोप, ये यूरोप होगा। तो यूरोप के ठीक नीचे अफ्रीका, और यूरोप और अफ्रीका से इधर एशिया, एशिया से इधर ही अलग अकेला सा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे बचा तो अंटार्कटिका। ये तो सबको पता है ना, पता है ना, आपको भी पता है, वरना विश्व मानचित्र से याद करने की कोशिश करिए। और दूसरी बात, अगर महासागरों की बात की जाए तो भाई देखो, ये ऊपर ही ऊपर निकल गए हम, उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा के ऊपर निकल गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के ऊपर ऊपर गए, और यहाँ साइबेरिया के उत्तरी हिस्सा रशिया का। तो ये आपका आ गया कौन सा ओशन? आर्कटिक ओशन। कौन सा है? आर्कटिक। वो ओशन जिसने इसको घेर रखा है अंटार्कटिका को, ये हो गया दक्षिणी महासागर। तो ये तो ऊपर और नीचे हो गए, तो हमें इनको नहीं पढ़ना होता। 3 जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? तो सबसे पहले आप ये देखिए, इंडिया, इधर इंडिया आएगा ना आपका, ये नीचे यहां पर ही जो इस तरह, ये है इंडियन ओशन। कौन सा है? इंडियन ओशन। तो ऊपर वाला एक हो गया, एक और एक दो हो गए, वो 2 को हमें पढ़ना नहीं है। इंडियन ओशन ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, एस शेप का है ये, इसी में टाइटैनिक डूबा था आपका, और ये एस शेप का है, इसी में बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र आता है। ये है आपका अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक। इसे बोलते हैं अंध महासागर। क्या बोलते हैं? अंध महासागर। ऊपर उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक, इतना ध्यान रखना है, इसके बिना ओशन करंट नहीं होगा। और नेक्स्ट फिर बचा आपका पैसिफिक। पैसिफिक कहां है? ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक कहां है? ये है पैसिफिक ओशन। अब लोग बोलेंगे कि इधर भी पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक ओशन, यानी इस बोर्ड को पीछे पूरा घुमा दे तो पीछे पूरा पैसिफिक है, क्योंकि पैसिफिक इधर से भी निकलता है। हम उस साइड से डायग्राम देखें पैसिफिक का, तो पैसिफिक ओशन किससे घिरा हुआ है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में जो पूरा हिस्सा आ रहा है वो पैसिफिक का आ रहा है। अगर मैं बोलूं अटलांटिक ओशन किससे घिरा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन के इधर अफ्रीका, उत्तर में इंडिया, मतलब एशिया का ही पार्ट आ गया, और इधर आपके आ गए तो आपका वही पार्ट जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है वो इस तरफ नीचे आ जाए, और बिल्कुल नीचे आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ये पूरा इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तब जाके आगे बात बनेगी। अब हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, रेयर, इतनी तो बात सबको क्लियर होगी। अब हम एक रेयर एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने माना ये एक भूखंड है, लैंड है, ठीक। इसके इसी तरह से हमने ये मान लिया, मतलब मेरा कहने का है ये एक आपका क्या है? कॉन्टिनेंट। ये भी एक कॉन्टिनेंट है। महाद्वीप एक, महाद्वीप 2। क्लियर बेटे? अब हम ये जानते हैं कि बीच में एक रेखा पूरे पृथ्वी को जो बीचों बीच गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
भूमध्य रेखा, इक्वेटर, सभी जानते हैं। अब यहां पर एक चीज देखें, ये जो भूमध्य रेखा है इस पृथ्वी को समुद्रों से भी गुजर रही है, जमीन से भी गुजर रही है, अलग अलग स्थानों से गुजर रही है। भारत के नीचे के ऊपर है, भारत के नीचे, भारत भूमध्य रेखा से ऊपर है, ठीक है। तो भारत के नीचे यानी हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इंडोनेशिया में बीचों बीच गुजर रही है, अफ्रीका के तो बीचों बीच, अफ्रीका तो जमीनी क्षेत्र है, गुजर रही है, ब्राजील वाले क्षेत्र से भी गुजर रही थी, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड सब ऊपर रह गई थी, याद आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, फिर आपका जो निचला हिस्सा आ गया था साउथ अमेरिका। अब ये जो पूरी इक्वेटर है, इस हिसाब से आपको इसको समझना है। यहां पर सबसे पहले डायरेक्शन हमें पता हो, क्योंकि डायरेक्शन में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आयुष, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये कौन सा हिस्सा होगा, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट कहां होगा, वेस्ट कहां होगा? अब इस तरफ आ गए, ईस्ट कहां होगा? अब देखिए, इसका वेस्ट ये है, इसका वेस्ट ये है, यहां पे इसका वेस्ट और ये इसका ईस्ट, ये भी ध्यान रखना है, वरना इसमें भी लोग कंफ्यूज जाते हैं वेस्ट ईस्ट में। बात समझ में आ गई? यहां पे आप खड़े हैं तो हमेशा हम मानते हैं उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। मेरा मुंह देखिए, आपके बिल्कुल अपोजिट है, जो कैमरे में भी देख रहे होंगे। तो मेरा दायां तरफ, मेरा बायां तरफ, ऊपर नीचे, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहां से अब हमें क्या पकड़ना है, हम ये देखते हैं कि पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, और ये वाली रेखा की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली रेखा जो है पानी से भी गुजर रही है, जमीन से भी गुजर रही है, फिर पानी से गुजर रही है, फिर देखो साउथ अमेरिका आ गया ना, ब्राजील वाला क्षेत्र, फिर जमीन से गुजर रही है, फिर पानी से देखो प्रशांत महासागर में गुजर रही है। अब ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो कहने का मतलब है जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये पानी किस तरफ घूमेगा? अब जरा दिमाग लगाओ, पृथ्वी ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो पानी किस तरफ आने का प्रयास करेगा? इस तरफ। इस तरफ मतलब इस तरफ, ऐसे में। ऐसे में कैसे में? डायरेक्शन देखना ध्यान से। ठीक है? कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज को? कभी एक्सपीरियंस किया? ट्रेन में बैठे, कभी बस में बैठे, बस में हम जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, देख रहे पेड़, गाड़ी, बाकी सारी चीजें सब कहां जा रही है हमारी? अपोजिट डायरेक्शन जाती है ना। इनर्शिया पढ़ा आपने, ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है। हम इस तरफ चल रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर एक चीज देखिए, पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, तो ये सारी चीजें किस तरफ आने के प्रयास करेंगी? इस तरफ आने का प्रयास करेंगी, यानी कि वाटर हमेशा इधर से, ये कौन सा हिस्सा हो गया, वेस्ट से, किधर आने का प्रयास करेगा? ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर समुद्र में हमेशा ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता कि सारा पानी इधर से कम हो जाता और पानी इधर ही तरफ पड़ता। यानी कोई चीज काउंटर भी कर रही होगी इस चीज को, कोई चीज काउंटर भी कर रही होगी। और हमने हमेशा से पढ़ा है, चाहे हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ा था, चाहे हमने ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे हमने जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर हर चीज क्या की जाती है? बैलेंस की जाती है। हमने हीट बैलेंस देखा कि हीट जो आई, हीट थोड़ी मेंटेन रहेगी, फिर हीट वापस भी जाएगी। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंसिंग, यानी अगर ये किसी कारण से इधर आ रहा है तो ये वापस भी जाएगा। तो पहली चीज तो यहां पे, और इसी में 2015 यूपीएससी प्री ज्योग्राफी क्वेश्चन बना इसके लिए। ये तो हो गया आपकी कौन सा स्ट्रीम हो गया आपका, कौन सा करंट हो गया? इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट हो गया, इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे है तो साउथ, यानी कि इक्वेटर पे ओशनिक करंट आपका बन रहा है। एक आपकी फोर्स जो काम करेगी, यानी पानी ऐसे आया, अब देखो पानी ऐसे चला, ध्यान से देखना, पानी ऐसे चला दोनों तरफ से, फिर आगे पानी जब टकराएगा जमीन से, लैंड है ना फिर यहाँ पे, तो फिर पानी ऐसे डाइवर्ट होगा, पानी ऐसे क्या होगा? डाइवर्ट होगा, यानी इस दिशा में चल देगा दोनों तरफ। लेकिन कुछ पानी क्या होता है? वापस भी आता है। पानी गया, लैंड से टकराया, ऐसे डाइवर्ट हुआ, और कुछ पानी वापस भी आया। उसी वापस आने वाले पानी के ऊपर क्वेश्चन बना, किसमें? 2015 के प्री में, यूपीएससी प्री में। यानी इस पीछे आने का कारण क्या है, यह क्वेश्चन बना के उन्होंने पूछा। हालांकि इसके 3 से 4 कारण होते हैं, लेकिन मेन चीज क्या हुई, जहां पर ये दोनों चीजें क्या हुई? आपस में कन्वर्ज हुई, पढ़ा था हमने। अच्छा, मूव क्यों कर रहा है? मूव करने के पीछे भी कारण है। इसके पीछे आपको प्रेशर बेल्ट याद आ रही है, पढ़ी थी हमने, ऐसे ऐसे वो पानी को धकेल रही हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी, याद है? वो विंड्स चलती हैं, और वो कैसी विंड्स हैं? परमानेंट। कैसी थी वो? परमानेंट, साल भर चलेंगी। साल भर चलेंगी तो माने पानी, हवा चल रही है बहुत तेज, और पानी की जो लहर, समुद्र की ऊपरी लहर है, उस पर भी जोर मारेगी, उसको आगे की तरफ धकेगी, चल चल,
ऐसे चल रही है, पानी कहां जा रहा है, ये आगे की तरफ चल रहा है। फिर आगे जाके जब यहां पर महाद्वीप आ गया, पानी टकराया, टकरा के दो भागों में टूटा, तो इधर इधर मूव कर जाएगा, और दूसरी तरफ एक हिस्सा पानी का क्या होगा, वापस की तरफ आएगा। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आप इसको जरा डायग्राम से समझना। इतनी बात समझ में आ गई? और ये कोई भी हमने एग्जांपल लिया, अब इसमें हम फिट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसे अटलांटिक मान लो, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। हाँ, वो वापिस आएंगी सारी नहीं, कुछ तो डाइवर्ट हो जाएंगी, कुछ लहरें वापस आएंगी। आपने कभी पानी को देखा होगा पत्थर वत्थर में, नहरों में, हाँ समुद्र की वापिस आएंगी। ये वो छोटे पत्थर वाली बात नहीं हो रही है, ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, ये तो कॉन्टिनेंट वाइज है, उधर भी कॉन्टिनेंट इधर भी कॉन्टिनेंट, उससे टकरा के आ रही है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरह के, एक होता है वर्टिकल जो टाइड्स देखती है आप, टाइड्स होती है अलग, टाइड्स नहीं होती, टाइड्स ज्वार भाटा ऊपर नीचे वो अलग चीज है। ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल मूवमेंट नहीं, अपवेलिंग डाउनवेलिंग, ऊपर नीचे आना, दैट इज अपवेलिंग डाउनवेलिंग, वो वर्टिकल मूवमेंट है। और ऐसे चलना, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है। ये देखिए, ये अब ये ऐसे तो खिचड़ी लगेगी आपको, ये क्या है समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। पर आप एक चीज देखिए, ये आपको एक तो पहले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करंट लिखे हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, सीडीएस में कई बार पूछता है, एनडीए में भी पूछता है, यूपीएससी कराता है सीडीएस एनडीए भी। ये कोल्ड करंट है और ये हॉट करंट है, वार्म करंट जिसे बोलते हैं। बताए थे अभी करंट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड और वार्म। अब देखो, जो नीले जो नीले रंग में बने हैं, जो नीले रंग में बने हैं वो कैसे हैं, और जो लाल रंग में बने वो कैसे हैं, वार्म। लाल रंग में वार्म करंट, नीले रंग में। बेसिक बात हम ये भी जानते हैं कि सर इक्वेटर से जो चलेंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे, हॉट वार्म करंट होंगे, क्योंकि इक्वेटर कैसा है, वार्म रीजन है। और जो पोलर रीजन से आएंगे इक्वेटर की तरफ और चलेंगे दोनों तरफ, चलेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ क्यों चलेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग भी तो करनी है। पानी हमेशा समुद्र का हमेशा मेंटेन है ना, वाटर, पानी तो हमेशा मेंटेन है, पानी चल भी रहा है तो चल रहा है, तो कुछ काउंटर भी चल रहा है, कुछ घूम के वापस भी आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आपके जो करंट्स हैं वो दो प्रकार के हैं, वार्म और कोल्ड। वार्म करंट जो है आपका, जो इक्वेटर वाली साइड है, इक्वेटर से जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों तरफ पोल्स हैं, वो क्या हो गए, वार्म करंट। और जो पोलर रीजन के वो कौन से हो गए, कोल्ड करंट, ठंडे हो गए, शीत हो गए। अब शीत करंट बहुत कम है, इनके नाम याद कर सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कैलिफोर्निया करंट हो गया, हम्बोल्ट हो गया, लेब्राडोर, लेब्राडोर सी पड़ा था कनाडा की साइड, ठीक है, कैनेडीज करंट, बेंगुला करंट, फाकलैंड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। फाकलैंड याद आ रहा है आपको, कहां पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बगल में, याद कीजिए। और ऑक्सटक करंट, ठीक, ये वार्म करंट, ये सारे आप देख रहे हैं वार्म करंट। अब जो मैं अपनी बात बता रहा था, वो मैं आपको ये वाली बात बता रहा था, जरा ध्यान से देखिए। हमने बोला इक्वेटर से, अब देखना कहां से समझना है, क्योंकि इस नक्शे में तो आप वैसे नहीं समझ पाओगे जब तक आपको पता ना जाए। ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका, अफ्रीका, ये क्या है आपका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसमें ऐसे जो हम बोल रहे हैं, ये वाला करंट इस तरफ जो चल रहा है, फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी कि यहां पर दो प्रकार से मूवमेंट होता है, ध्यान रखना हमेशा। नदर्न हेमिस्फेयर में घूमता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और सदर्न हेमिस्फेयर में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। कारण क्या है, याद कीजिए, ऐसे गया, आई ट्रेड विंड्स, फिर वही ऐसी हो गई थी, हमने पढ़ा था ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे गई थी फिर ऐसे हो गई थी, फिर वो ऐसे घूमेगा। तो यानी कि एक साइकिल बननी है, दोनों तरफ क्या बननी है, साइकिल। तो ये तो एक जनरल मैप है जिसमें आपको ज्यादा डिटेल्ड नहीं मिलेगी, बस यहां पर सारा मेंशन कर रखा है। अब इसका मैं आपको डिटेल्ड मैप बताता हूं। ये ओशन, ये पढ़ रहे हैं महासागरीय धाराएं, ये सब हमने कारण देखे, हॉरिजेंटली वर्टिकली दो तरह से, जो आप पूछ रही थी, जो पानी चलता है दो तरह से चलता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं किस तरह की, ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये पानी ऐसे गया, दो धारा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और ये हो गया इक्वेटोरियल काउंटर। काउंटर क्या हुआ, ये देखो इधर आ गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ये दो डायरेक्शन देखे जरा ध्यान से बच्चों,
इक्वेटोरियल नॉर्थ में ये वाला, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों में से, दोनों में हमने देखा ये पानी ऐसे गया, अब ये अपनी सुई की दिशा में तो ऐसे मूव करेगा, ये विपरीत तो ऐसे मूव करेगा। दूसरा, एक धारा ये आई ऐसे, ये है वो जो टकरा के वापस आ रही है, इसे क्या बोल दिया हमने, काउंटर। काउंटर होता है ना किसी चीज का वापस होना। आ गई बात समझ में? हाँ जी, किरण है आपका नाम, ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से यहां पर भी देख लो, चाहे यहां पर भी देख लो, ये देखा आपने, नॉर्थ साउथ पानी ऐसे जा रहा है, ये देखो इसकी चोंच देखो, इसकी भी चोंच देखो, लेकिन इक्वेटोरियल काउंटर यहां पे भी निकल रहा है। ऐसा ये पीछे भी होगा, ये देखो, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ, ये कहां से आ रहा है, पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि ये पीछे घुमा हुआ है, और फिर वो वापस भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया ना, वो सब जगह काम करेगा, क्योंकि इक्वेटर तो वही है पूरी, उसमें घूमेगी, बस महाद्वीप महासागर, महाद्वीप महासागर का संबंध आपको समझना है, और काउंटर भी आपका जो आ रहा है वाटर, वो भी आपको ध्यान रखना है, काउंटर करंट कौन सा। इतनी बात समझ में आई। अब एक एक करके हम समझेंगे अलग अलग क्वेश्चन का करंट। अब ध्यान से देखना, पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये देखिए, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन करंट। ध्यान से देखना, अब एक जगह बस एक क्वेश्चन का समझ लिया तो बाकी सारे उसी की तरह है। देखिए, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन करंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, जो मैंने बात बोली वही सारी बात लिखी है, मैं स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट धीरे धीरे चलूंगा, आप मेरे साथ चलना। देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स, क्या इसका नाम लिया हमने, ट्रेड विंड्स, यानी ट्रेड विंड क्या कर रही है, उसको फोर्स कर रही है, ट्रेड विंड उसको कर रही है, दबाव डाल रही है, उसको मजबूर कर रही है कि वो चले। दो चीजें हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का घूर्णन चल रहा है, उधर से ट्रेड, उसी की वजह से कोरियोलिस फोर्स आया, ट्रेड विंड उसको इधर की तरफ बढ़ा रही है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, दो हैं, एक नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट, स्टार्ट फ्रॉम द ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। ये कहां से स्टार्ट होंगे, अब हम पैसिफिक का पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट से स्टार्ट होंगे, वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका है। अब पैसिफिक ओशन के उसमें देखना है आपको, पैसिफिक ओशन कहां है, ये साहब पैसिफिक ओशन आपका, ये पैसिफिक ओशन का डायग्राम है। अब जो हम देखते हैं ना वर्ल्ड मैप के नक्शे के, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है उसके। पैसिफिक ओशन को जब मैं ऐसे देखूंगा तो ऊपर नीचे, इधर एशिया यानी चाइना जापान का हिस्सा, नीचे और कोरिया भी आ जाएगा, नीचे आपका आ गया, बताओ क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा इस तरफ अंदर की तरफ आ जाएगा, ये इधर से, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ आ गए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। हम किधर चलाएंगे, इधर से इधर चलाएंगे, देखो नक्शे में बनी भी है, चल रही है ना इधर ट्रेड विंड के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, ये इसका वेस्ट कोस्ट, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा हो गया भाई, ये सेंट्रल अमेरिका इसका वेस्ट कोस्ट है। यहां से चली, क्या चली, क्या चली, यहां से इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, दो प्रकार का है, इससे ऊपर उत्तर, इससे नीचे दक्षिण। तो वही बात लिखी है, देखो अब उसे इंग्लिश में कैसे लिखा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स के प्रभाव में ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, द नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड द साउथ इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक यानी पैसिफिक का ये ईस्ट हो गया और पैसिफिक का ये वेस्ट हो गया, यहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल, एंड ट्रेवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14,500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी यहां से यहां तक ये इतना डिस्टेंस कितना बता रहा है, 14,500 किलोमीटर। समझ रहे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों अपना नक्शा खोल के रखना, और यहां से देखिए इस तरह से ये चल रहा है पैसिफिक ओशन का, चल गई, दोनों तरफ चली, क्लियर हो गई बात। ये है, यहां पे बनी है डायग्राम में, कहां पे है बेटे, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। काउंटर वाला आपको बताया, काउंटर जो वापस आता है, ये लिखा है काउंटर के बारे में, दिस रेजेस द लेवल ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। अब यहां से चली तो ये कौन सा हिस्सा है, ईस्टर्न, इधर से चली वेस्टर्न। अब जब यहां पर वो जाएगी तो यहां पर वाटर लेवल बढ़ेगा, पानी आ रहा है,
तो उसका लेवल क्या होगा, राइज होगा, एक तरफ ज्यादा पानी जा रहा है। तो दिस रेजिस द लेवल ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक नियर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ओशन बाय टू फ्यू सेंटीमीटर्स। तो कुछ भाग, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है ये, याद कीजिए, पपुआ गिनिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, इससे पानी कुछ थोड़ा उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा बच्चे, राइज हो जाएगा। एंड दिस क्रिएट्स अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और यहीं से क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी प्री में, देखो कहां से बेसिक बात पूछी, इसी से क्या हो गया, काउंटर इक्वेटोरियल। इस बात को मैंने कैसे समझा आपको, कि ये पानी गया और ये यहां पर टकराया, वही चीज अटलांटिक ले भी होगी, और दो भागों में तो डिवाइड होगा, जैसे आप देख रहे हो बना भी रखा है, ये और ये, वो तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन एक भाग इसका क्या आ गया, वापस आ गया, काउंटर, उसी को बोलते हैं हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो गया। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट विच फ्लोस बिटवीन द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड द साउथ इक्वेटोरियल। तो दोनों के बीच में ही तो है वो, नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो उधर जा रहे थे, ठीक है ना, इक्वेटोरियल करंट इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन चल गया, तो वो कहां से आ गया, वो आ गया वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट है फिर ईस्ट की तरफ। यहां तक सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, 2-3 बार इसको समझा दिया अलग अलग तरीके से, चित्र भी दिखा दिया इसका स्टेटमेंट भी दिखा दिया, बात समझ में आ गई। तो बनाओ कॉपी में पहले इतना, कोई भी रफ उसका लो और इतना पहले 2 वो बनाओ, जैसे मैंने गोले बनाए थे बड़े बड़े, जैसे प्रियंका ने बनाया, और उसको 2 धाराओं को उधर पहुंचाओ, एक को वापस लाओ। नाम भी ध्यान रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कुछ बच्चे ज्योग्राफी में भाग जाते हैं, मैंने देखा है ज्योग्राफी और पॉलिटी में अंतर बहुत है, क्योंकि कुछ बच्चे पॉलिटी तो ज्यादा पढ़ते हैं, बच्चे दिमाग लगा के पढ़ते हैं पॉलिटी को, और ज्योग्राफी में बच्चे भाग जाते हैं। और मैं बेचारा दोनों के तीनों पढ़ा रहा हूँ, एक IR भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, उत्तर में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, देखो ना, खुद देखो, मेरी बात कहां सुन रही हो, इधर देखो, ये ऐसे चली, ये ऐसे चली, फिर ये ऐसे घूम गई, ये क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ ऐसे चली, ऐसे चली, घड़ी ऐसे थोड़ी चलती ना, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा, जैसे देखो कैसे चल रही हो, 7 से कहां जाएगी, 8 जाएगी, 8 से 9 जाएगी। ये बच्चे दूर का चश्मा है? अच्छा ठीक है, दिख गया, लिख दिया। अब ये धारा जो इधर आई, अब वो जो वापिस आई वो तो छोड़ो, जो ये टकरा के मुड़ी, तो एक इस तरफ मुड़ गई, एक इस तरफ मुड़ गई। अब याद करो, पहले ऐसे में थे हम, याद कीजिए, वेस्टर्लीज दोनों तरफ होगी, अब वो इसको इस तरफ फोर्स कर रही है। अब ये ऐसे आगे बढ़ा करंट, कैसा करंट है ये, कोल्ड या वार्म, कौन सी वो जल धारा आई थी इधर से, वार्म, तो ये वार्म वाली जल धारा आई, रेड कलर में दिख रही है आपको, और ये इधर मुड़ गई। जब ये इधर मुड़ी, ये कौन सा क्षेत्र आ गया, ये इधर, ये चाइना है, ये देखो चाइना का क्षेत्र, ताइवान, चाइना, जापान, इसका नाम क्या हो गया, क्रोशियो करंट। क्या नाम है इसका, क्रोशियो करंट। कैसा करंट है क्रोशियो, वार्म करंट। कैसा करंट है, वार्म करंट। ये क्रोशियो करंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, इधर से कौन सा क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र, ऊपर से जो भी आएगी और जो नीले रंग में दिखेगी वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा। यानी कि क्रोशियो तो हो गई वार्म करंट, और ऊपर से जो आ रही है वो कौन सी हो गई, ठंडी। यहां पर आप देखोगे, यहां पर नीचे एक आ गई आपकी ओकोटस करंट जो यहाँ पे, लेकिन मेन है आपकी कौन सी, ओयोशो करंट, जो कमचटका पेनिनसुला हमने पढ़ा था रशिया का कमचटका। अब ये है आपकी ठंडी, ये आपकी गर्म, ठंडी और गर्म। ये देखो, ये देश है जापान, अभी बताया था, जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी, ड्रिफ्ट बनना है।
आगे देखिए ड्रिफ्ट के रूप में निकलेगा। लेकिन ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया जहां पर बहुत अच्छा हॉटस्पॉट बनेगा। कैसा हॉटस्पॉट बनेगा? मैरीन हॉटस्पॉट, जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स लाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स जानते हैं, जो कि मछलियों के लिए एक फूड का काम करता है, फूड है वो। अब उस वजह से नीचे से आ रहा है ना पानी ऊपर, अब उस वजह से क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से मछलियां होंगी बहुत सारी, और बहुत सारी मछलियां होंगी तो मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे होंगे, मछुआरे जाएंगे वहां, और वो जापान के लोग, ईस्ट चाइना के। और वर्ल्ड में कभी चेक करना गूगल में, लार्जेस्ट फिशिंग इंडस्ट्रीज इन्हीं देशों की है, चाइना, जापान। जापान में तो सारा फूड ही कौन सा है? सी फूड। और मेरा दोस्त रहता है वहां, वो ऐसे मछली बिल्कुल ऐसे ट्रे में ले आते हैं, खाते हैं उसको, पता नहीं बॉइल्ड होती होगी क्या ऐसे, और बिल्कुल शेप ऐसे लगती है कि जैसे जिंदी मछली आ गई हो। तो सी फूड। तो ये कारण देखिए यहाँ पे, कारण यहां पर एक हॉट करंट और एक कोल्ड करंट। आ गई बात समझ में? ड्रिफ्ट। अभी देखिए यहां पर, यह है फाइटोप्लैंक्टन के कारण, ठीक। अब इसको हम यहां पढ़ेंगे, आगे इसका स्टेटमेंट है। ये देखिए, इसमें बहुत बढ़िया आपका बता, देखिए जरा ध्यान से, इधर देखिए, ये और अच्छा डायग्राम देखिए। ये आई थी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, घूमी, देखो बेटा घूमी, ऊपर गई ऊपर गई, ये देखो। और ये कौन सी है? एक हो गया आपकी कुरोशियो, गरम, और ये हो गई आपकी ओयोशियो। अरे इनका तो नाम से लग रहा है जापानीज चाइनीज नाम है ये, ठीक है। और जहां पर ये दोनों मिली तो ये पूरा क्षेत्र आपका कैसा हो जाता है? कैसा क्षेत्र हो जाता है ये? ऐसा क्षेत्र जहां पर आपका दोनों प्रकार से हॉट स्पॉट बनेगा। बेटा जो आपने नाम पूछा उसको बोलेंगे मैरीन हॉटस्पॉट। मैरीन हॉटस्पॉट जहां पर आपका मछलियों के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फिर आयुष क्या होगी, मछलियां होंगी, और फिर वो मछलियों से मछुआरे होंगे, और वो लोग मच्छी भात खाएंगे, मतलब जो भी आगे खाते होंगे वो। अब आगे देखिए, इस तरह से करंट क्या होगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी ये करंट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसी को हमने देखना है, वार्म और कोल्ड करंट कैसे कैसे और कहां पर मिल रहे हैं। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम, कहां पे लिखा है ये। अब देखिए, ये तो वो हो गया उसका काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये आप पढ़ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो वापस जा रहा था, उसके क्या 3 फैक्टर है, यूपीएससी स्टेटमेंट आपको बना के दे सकता है इनमें से। आगे देखिए क्यूरेशियो करंट, इसी की बात चल रही है, ध्यान से देखिए कैसा है बेटा, गरम, ठीक है। द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टर्न्स नॉर्थ, वही वाला करंट जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल, वो नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ ऑफ द फिलीपींस टू फॉर्म द क्रोशियो करंट। तो इस तरह से आया, जापान नीचे की तरफ आएंगे, फिलीपींस पड़ता है नॉर्थ तरफ, जब वो टर्न होगा और गर्म करंट है, उसी का नाम क्या हो गया बच्चों, क्रोशियो करंट। फिलीपींस जानते हैं किधर है फिलीपींस? फिलीपींस कहां है? ये जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हो, ये वाला आइलैंड, इसे फिलीपींस बोलते हैं हम। तो ये भी आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे बोल दिया क्रोशियो। मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो मैंने कहा था वेस्टर्लीज का इंपॉर्टेंट रोल है, वेस्टर्लीज विंड को डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये ऐसे चली नॉर्थ हुई और ऐसे चलने लगेगी, उधर से दूसरी आएगी ओयोशो वाली, दोनों मिलेंगी और वहां पे आपका एक हॉटस्पॉट क्षेत्र बनेगा। नीचे देखिए ओयोशियो करंट या ओकोटस्क करंट, देयर आर 2 मोर कोल्ड करेंट्स, जो हमने 2 देखे, लेकिन 2 में उसको तो भूल जाओ, इसको जरूर ध्यान रखना, ओयोशियो करंट। इन द नॉर्दर्न पैसिफिक, ओयोशियो फ्लोस अक्रॉस द ईस्ट कोस्ट ऑफ कमचटका पेनिनसुला, जो हमने बात की रशिया की, टू मर्ज विद द वार्मर वाटर्स ऑफ क्रोशियो। तो 2 यहां पर आप देख रहे हैं, एक ओशियो जो ठंडी है, और एक गर्म जो कौन सी हो गई, क्रोशियो। 2 जलधाराएं मिल रही हैं। एंड द ओकोटस करंट फॉलोज पास्ट सकलिन आइलैंड टू मर्ज विद द ओशियो करंट ऑफ द होकाइडो नॉर्दर्न जापानीज आइलैंड। तो यहां पर जापान के आसपास के क्षेत्रों में ये 2 जो जलधाराएं ठंडी ऊपर की, वो मिल रही हैं गर्म जलधारा से। कहां पर? होकाइडो का क्षेत्र, याद है जापान में हमने आइलैंड पढ़े थे, होकाइडो, होन्शो, शिकोको, क्योशो, और इनकी जलधाराओं के नाम भी ऐसे। समझ पा रहे हैं इनको? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। तो वापस देखिए आप नक्शा, ये ओकोटस्क वाला आ गया, ये ओयोशो वाला जो कमचटका, यहाँ पे कमचटका पेनिनसुला है, किसका है? रशिया का। और ये इसका। अब जब ये आगे ऐसे बढ़ेगी, अब जब ये आगे ऐसे बढ़ेगी तो विंड, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्लीज है,
उसके प्रभाव के कारण ये कहां बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। अब इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ पैसिफिक करंट, क्योंकि पैसिफिक ओशन का कौन सा हिस्सा आ गया, ये नॉर्थन हिस्सा। तो अब यहां पर जब सारी ये मिल गई वार्म कोल्ड, अब इस तरह से मूव कर रही है, और इसमें आपने क्या बोल दिया, नॉर्थ पैसिफिक करंट। तो अगला जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, नॉर्थ पैसिफिक करंट। और ये किस वजह से बन रहा है, ये आप देख रहे हैं यहां पे, देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है, ये भी देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, डायग्राम ही डायग्राम है आपके लिए। ये आया पानी, गरम गरम गरम, ये क्रोशियो है, क्रोशियो कैसा है, गर्म है। ये ओयोशो है, कैसा है, ठंडा। दो दिखा रहे हैं ना, दो बोला उसने, ये वाला हल्का बना रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो ठंडी जलधारा है, मेन है ओयोशो। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्रोशियो ओयोशो, दोनों मिल गई, दोनों मिल गई। अब ये आगे आपका इस तरह से मूव करेगा। तो अब आप यहां पर देखिए, नॉर्थ पैसिफिक करंट फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, जापान के दक्षिण पूर्वी कोस्ट से, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, आ गई वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज के कारण द क्रोशो करंट टर्न्स ईस्टवर्ड, क्रोशो करंट किधर मूव हो जाएगा, ईस्टवर्ड, यानी ये ऐसे मूव कर रहा है। इस क्रोशो करंट में कौन सा पानी मिल गया है, ओशो वाला, ठंडा गर्म पानी मिल गया है, और इसका रंग ही बदल गया, देखो मतलब इसको उन्होंने अलग रंग से दिखा रखा है, ना तो रेड ना तो ब्लू, क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों मिला है, पिंक बना दिया उन्होंने, ठीक। एंड इट मूव्स ईस्टवर्ड एंड मूव्स टू द नॉर्थ पैसिफिक करंट, तो ये नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से जाना जा रहा है, आगे मूव होगा और ये दो भागों में टूटेगा, रीचेस द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका एंड बाइफरकेट्स इनटू टू। तो ये पहुंच रहा है कहां पर, पूरा घूम के, अब कहां पहुंचना है इसने पानी ने, अब देखो ये जापान का क्षेत्र था, यहां से चला, अब ये चलेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, तो पानी है, पानी में दिक्कत ही नहीं, हवाओं के प्रभाव में चल रहा है, लेकिन सीधा उसका मुकाबला कहां होना है, नॉर्थ अमेरिका। यानी अगला बड़ा लैंडमास क्या आ रहा है, बताओ, बड़ा लैंडमास क्या आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में अलास्का और कैलिफोर्नियन करंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये ऐसे गया, तो एक आपका बन गया वो अलास्का करंट, दो भागों में टूट गया, और एक आपका बन गया ये कैलिफोर्निया करंट। यानी वही जो बेचारा दो से मिलके बना था, क्योशियो योशियो से, वही आगे चल के फिर दो भागों में टूट गया। ये कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान से देखिए, ये योशियो क्रियोशियो, इसका पूरा नाम क्या हो गया, नॉर्थ पैसिफिक। तो ऐसा लिखना है आपको, क्रियोशियो प्लस ओशियो इज इक्वल्स टू नॉर्थ पैसिफिक करंट। फर्दर नॉर्थ पैसिफिक करंट बाइफरकेट्स इनटू टू करंट्स, दैट इज अलास्का करंट एंड कैलिफोर्निया करंट। अलास्का करंट ये ऊपर वाली तरफ चला गया, जो अमेरिका का अलास्का प्रांत है, ठंडा क्षेत्र है, आप जानते हो, यूकॉन नदी वैली पढ़ी थी हमने, और जो निचला हिस्सा है वो कैलिफोर्निया, याद कीजिए। और ये कैसा करंट है, क्योंकि जो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है कैलिफोर्निया, वो ठंडा करंट है, और जहां ठंडा करंट होगा, कैलिफोर्निया करंट कैसा है, कोल्ड करंट, और यही कोल्ड करंट, अब देखो कोल्ड करंट आएगा, ठंडा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है तो वो प्रोसेस सब बेकार हो गए, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, बारिश इस क्षेत्र में नहीं होगी, यहां बन जाएंगे मरुस्थल। और आपको पता है अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र कैलिफोर्निया, यहां मरुस्थल याद है, मोजावे, सोनोरन डेजर्ट पढ़े थे, आज आपको पता लग रहा है उन डेजर्ट के बनने के पीछे कारण क्या हो गया, ये करंट जो कैलिफोर्निया, यानी कोल्ड करंट। अब ये करंट कोल्ड है, ये कहां से देखेंगे आप, ये देखिए, ये गर्म करंट था अलास्का ऊपर, लेकिन जब ये ऊपर है तो यहां से आप देखिए नीचे की तरफ जो आ रहा है, कैसा करंट है, कोल्ड। और यहां पर, यहीं पर कहीं पर वो डेजर्ट देखे थे हमने, मैक्सिको में देखा था हमने, ची हुआ डेजर्ट, याद आ रहा है आपको, ची हुआ, और सोनोरन डेजर्ट, और मोजावे डेजर्ट, याद आ रहा है। तो ये देखिए आप, तो ये आप देखिए इस तरह से टर्न हो गया, बनी एक साइकिल। यानी ये साइकिल को ऐसा भी समझ सकते हैं, यहां पे से पानी इधर गया था, तो यहाँ पानी कम हो रहा था, उस पानी को भरने के लिए ऊपर से पानी नीचे की तरफ आया, भाई कवर अप करेगा ना, हर चीज को बैलेंस होना है, और इस तरह से एक पूरी साइकिल चल गई। क्या चल गई, पूरी साइकिल, और ये चलती जा रही है। तो ये साइकिल कुछ ऐसे नहीं चल रही है, तभी तो मैंने इसे क्लॉकवाइज बोला। कैसे चल रही है सर, जरा ध्यान से देखिए, और बनाइएगा पूरा बच्चे, ऐसे चली, ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे, ऐसे हुई, ऐसे, ऐसे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। आ गई बात समझ में, चलो बनाओ इसको, कॉपी में बनाने की कोशिश करो। कौन सा डायग्राम सही लग रहा है तुम्हें समझने के लिए, सबसे पहला कौन सा है, ये वो तो मैंने आसानी से समझाने के लिए बनाया।
ठीक है, इसको इस तरह से मोड़ देना। अरे कुछ ज्यादा लफड़ा पालना ही नहीं, इसमें क्वेश्चन ही नहीं आते। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। बात ध्यान रखनी है करंट की, मेन सेल कंप्लीट करना है हमें। 5 करंट ही तो ध्यान रखने हैं। क्या करना है आपको? एक तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, बस नॉर्थ इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ा, इसका नाम क्या हो गया? क्रोशियो करंट। क्रोशियो में मेन इसको छोड़ो, ओशियो करंट मिल गया। आगे बढ़ा, नॉर्थ पैसिफिक करंट हुआ, 2 भागों में टूट गया, अलास्का और कैलिफोर्निया नीचे आ गया। बस तो क्या है उसमें बड़ी दिक्कत थोड़ी, बस ठंडा गर्म याद रखना। अब साउथ में भी देखो, साउथ में ऐसा आया, इधर आया। अब ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी क्या बोलूं इसे, पपुआ गिनिया का क्षेत्र है ये। टकराया इधर, याद है यहां पर ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट, यहां पर बहुत तगड़ी। अब देखो, एक देखो कितनी जबरदस्त बात है, वो था ठंडा करंट नीले रंग में है, तो वहां सूखा है। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया में इधर बारिश नहीं होती, इधर बारिश होती है। ईस्टर्न हिस्सा देखना किसी भी उसका, जैसे जापान वगैरह हो गया, इधर इधर साइक्लोन भी बनते हैं इनसे, जो गर्म करंट होता है, ये देख रहे हैं इधर का, ये बारिश करवाता है इधर। इधर ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हिस्सा, वो पर्वत था ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इधर ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया। अब इधर आया, गर्म हिस्सा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश करवा देगा, ठीक ठाक। ये ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा। अब नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ फिर ठंडा रीजन है, पोलर रीजन है। ये करंट आगे बढ़ा, और फिर ये करंट जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पेरू करंट के रूप में, पेरू याद है, पेरू, चिली, बोलीविया, ये कौन सा देश है? ये सारा साउथ अमेरिका। ये ऊपर आगे बढ़ता है, और फिर ठंडा करंट है, तो याद रखना यहां पर भी डेजर्ट है। दुनिया का सबसे ड्राइस्ट आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा। आप देखो, जहां जहां तुम ये नीली लाइन देख रहे हो, और ये महाद्वीपों के पश्चिम में, वहां वहां डेजर्ट बने हुए। कौन सा डेजर्ट हो गया? आटाकामा। याद है, पेरू, चिली। तो करंट का नाम देखो, पेरुवियन करंट। तो यही तो क्वेश्चन पूछता है वो, पेरुवियन करंट किस नेचर का है। तो इसकी भी फोटो लो फटाफट से, वहां पे भी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है? कोल्ड करंट ब्रिंग्स, कोल्ड करंट क्या कराएगा? डेजर्ट कराता है। कोल्ड करंट क्या कराता है? वार्म करंट क्या कराता है? बारिश करवाता है। साइक्लोन भी आते हैं। क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ। ऐसा बोलना पूरी तरह सही नहीं है। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा, दोनों ही स्थितियां खराब है। ठीक है, ठंडे वाले में अमूमन फिर भी आपको मिलती है, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं वो ठंडे क्षेत्र से ही आते हैं ऊपर की तरफ। जब पानी का ठंडा गर्म पानी मिक्स होता है ना आपस में, तो वो ठंडे से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो वहां पे परिस्थितियां वैसी बन जाती है। मतलब मछलियां भी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगी, अलग अलग प्रकार की मछलियां, बहुत डीप में जाना तो भी अपने आप में। तो जहां मिक्सिंग पानी होती है, जहां मतलब मॉडरेट पानी होगा, लेकिन इतना आप बोल सकते हो कि जो ठंडा पानी है सर, ठंडी कोल्ड करंट है, वो ड्राई होता है। ठंड में जैसे होंठ होंठ फटते हैं हमारे, नमी नहीं है ना, ठंडा हो गया, तो ठंडा वाली चीज से क्या होगा? ड्राइनेस आएगी, सूखा सापन होगा। तो सूखापन, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब थोड़ा कि गर्मी गर्मी होगी, डेजर्ट ठंडा भी होता है। और डेजर्ट का मतलब जहां वनस्पति ना हो, तो बहुत अत्यधिक ठंड होगी तो वनस्पति की दिक्कत आ जाएगी। जैसे रशिया का पार्ट है, जैसे ऊपर का पार्ट है, और बहुत ज्यादा गर्म है, तो गर्म में एक चीज हो जाएगी कि गर्म जो आप उसमें जमीनी क्षेत्र में देखते हो, तो वहां पर एक चीज हो जाती है कि गर्म क्षेत्र में आप ये देखती हो, क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से ऊपर क्या होगा? कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो आपने देखा होगा, कुछ हद तक आपकी बात सही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा गर्म क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र, यही चीज आप अटलांटिक में देखोगे, तो पश्चिमी हिस्से में इसमें मिलता है हमें क्या? ब्राजील। और ब्राजील में दुनिया का सबसे घना जंगल, अमेजन रेन फॉरेस्ट। वो किस वजह से हो रहा है? वही प्रोसेस है, गर्म क्षेत्र है, पानी भी है, वाष्पीकरण हो रहा, संघनन हुआ, और वर्षण हो गया। बिल्कुल, ये आपको बात ध्यान रखनी। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो यहां पर ये वाला पॉइंट, क्रोशियो ओएशियो सब समझ गए ना? ये तो बहना पड़ेगा आपको, वरना आप भूल जाओगे। अलास्का और कैलिफोर्नियन करंट, चलो आयुष पढ़ो, अलास्का और कैलिफोर्नियन करंट क्या लिखा है? एंटी क्लॉक मतलब ऐसा आया, एक तो ऊपर चला गया और एक नीचे आएगा। हाँ,
एक मिनट, आपसे मेरा प्रश्न है, क्या इस करंट का अमेरिका को कोई फायदा होगा? बिल्कुल। अब सोचो, अलास्का कितने ऊपर हाई लेटीट्यूड पे है, वहां ठंडा ठंडक होगी बहुत ज्यादा, लेकिन जब वहां पे वार्म करंट जाएगा तो बर्फ को क्या करेगा? पिघलाने पिघलाने का काम करेगा, तो पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, शिप वगैरह चलने में मदद। तो ऐसे भी यूपीएससी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अलास्का पता है ना कौन सा क्षेत्र है अलास्का? ये अलास्का, ये अलास्का। तो ये लैटिट्यूड वाइज देखे तो साहब यहां तो बर्फ जमी रहनी चाहिए, लेकिन इस करंट की, क्योंकि गर्म है जल धारा, तो इस वजह से हाँ रूस से खरीदा था। ठीक है, आगे। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रख रहे हैं वो क्या, वो ऊपर वार्म करंट हो गया, नीचे क्या है ये कोल्ड करंट, और इसी को क्या बोला हमने? तो सी से कैलिफोर्नियन, सी से कोल्ड करंट, और आगे बढ़ो, और जब वो नीचे ज्वाइन कर लेगा उसी से, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसको मैंने बोला साइकिल कंप्लीट हो गई। और यही करंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेजर्ट। इन विच रीजन? इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और वहीं पे आपका डेथ वैली का क्षेत्र भी मिलता है आपको। डेथ वैली पढ़ी थी यूनाइटेड स्टेट्स में, डेथ वैली। और आपने पढ़ा है फेसबुक का ऑफिस, ये जितने ऑफिस, ये कैलिफोर्निया प्रांत है। किसका प्रांत है? कैलिफोर्निया, और नीचे आ जाते हैं कैलिफोर्निया में तो मैक्सिको आ जाता है। तो यहीं पे आपको सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, नीचे चिहुआहुआ डेजर्ट, इस तरह के डेजर्ट देखने को मिलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड आयुष, तुमने तो बिल्कुल सही पढ़ लिया। इसके बाद अब ये नीचे वाले करंट है, जो नीचे वाले हैं ईस्ट, ऑस्ट्रेलियन और पेरू। तो समझ तो गए ना आप कि पढ़ना है इसको? प्रियंका आप पढ़ो बेटा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्यों? आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैंने रुको, मैं बीच बीच में समझाता भी जाऊंगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध का पैटर्न फॉलो करते हुए नीचे बढ़ रहे हैं हम। हाँ। है, यहां से पढ़ना था ना आपको आगे, द साउथ से। करें, ठीक है। तस्मानिया याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था तस्मानिया। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, ये हुआ, ये ऐसे चला, इस तरह से बढ़ गया। हाँ, अब आगे बढ़ो, पेरू करंट। ऑफ नहीं, और होगा। हाँ, और हम बोल्ट करंट, दो नाम है ना उसके। और ये कैसा करंट है मैम? कोल्ड। कैसा करंट है ये? कोल्ड करंट। चलिए आगे पढ़िए, बोलिए बोलिए बोलिए। तो देखो इधर, पेरू करंट आया, फिर साउथ इक्वेटोरियल में मिल गया, ये पूरी एक साइकिल बन गई, एक साइकिल ये बन गई, एक साइकिल ये बन गई। तो तभी तो सिंपल लॉजिक है, जिसको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, ऊपर क्लॉकवाइज चलेगा, नीचे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। चलो आगे बोलो। अब यहां पे क्या हुआ, दो डिफरेंट नेचर के करंट मिलेंगे। तो ये पेरुवियन जो कोस्ट है इस तरफ की, यहां पे भी वही स्थिति बन रही है, जैसी स्थिति कहां देखी आपने? देखो डायगनली अपोजिट हो गए, देख रहे हो, डायगनली अपोजिट क्षेत्र। अब पढ़ेगी श्रुति, और श्रुति बताएगी वाई, क्योंकि प्रियंका ने बोला वाई, आ गया हमारा वाई। और वाई आगे चला गया शायद, वाई है ही नहीं। बस टॉपिक लो, नहीं है वो। अब समझ में आ गई बात, वो आपको पता लग गया, वो कारण बता दिया गया है। कारण क्या है वहां पे? फाइटोप्लैंक्टन्स। चलिए भेज देंगे उसको। आगे देखेंगे अब दूसरा,
दूसरा इंपॉर्टेंट ओशन है अटलांटिक। इंडियन ओशन तो इजी है, उसमें ज्यादा नीचे वाली साइकिल है, ऊपर वाली का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उसमें अपोजिट में काम होता है, क्योंकि इंडियन ओशन में मॉनसून विंड्स चलती है ना, समुद्र से जमीन, वहां पे जमीनी क्षेत्र ज्यादा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं इधर। अब हम बोल्ड करंट ये तो इसका हो गया, अब आगे अटलांटिक में। इधर देखिए अटलांटिक ओशन, पहली बात दिमाग में क्या है, सर अटलांटिक ओशन अगर मेरे इस तरफ है तो आंख बंद करके, अटलांटिक ओशन इस तरफ है तो ये बताइए कौन सा महाद्वीप है, ये यूरोप, और ये ज्योग्राफी, हाँ बिल्कुल सही, ज्योग्राफी ही डिसाइड कराती है किसी भी देश की पॉलिटी। आज हम ये समझेंगे, रशिया का एक पोर्ट पड़ा था मुर्मुस्क, याद ही नहीं होगा, पता नहीं, मुर्मू तो सर राष्ट्रपति हैं, मुर्मुस्क पोर्ट, नेट पे सर्च करो रशिया का पोर्ट मुर्मुस्क। मैंने कहा रशिया को सारी इतनी आफत क्यों है, क्योंकि रशिया जमीनी क्षेत्र है, उसके पास समुद्री क्षेत्र नहीं है। और सर इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र ऊपर है तो उत्तर में वो क्या है, अरे भाई उसके पास जो समुद्री क्षेत्र बेचारा हो तो जमा हुआ क्षेत्र है, वहां बर्फ जम जाती है सर्दियों में, और जब बर्फ जम जाएगी तो जहाज कैसे चलेगा, पानी तो सॉलिड फॉर्म में आ गया। लेकिन यहां हम पढ़ेंगे रशिया का एक बंदरगाह, यूपीएससी ने पूछा, यूपी पीसीएस ने भी पूछा, राजस्थान पीसीएस ने भी पूछा, मुर्मुस्क पोर्ट में तो ऐसा होता नहीं, जबकि वो भी उत्तर में है, तो कारण क्या होगा, कोई वार्म ओशन करंट वहां जाता होगा, गर्म जल धारा जाती होगी जो उस बर्फ को क्या कर देती है, पिघलाने का काम, जैसे अभी हम अलास्का वाले क्षेत्र में देख रहे हैं। आ गई बात समझ में, क्या हो गया आयुष को, मुर्मू डाल दिया आपने, अरे मुर्मुस्क है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए, ये हम बात कर रहे हैं, ये देखो सारागासो सी एक बहुत बढ़िया क्षेत्र बनता है, सारागासो सी को पढ़ना कभी, इसको नोट कर लो साइड में, सारागासो सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे यहां से, कहां से, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट। तो अटलांटिक ओशन के करंट को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो नॉर्थ अटलांटिक, एक साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक के सारे नोट करो फटाफट से, ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए, कौन से करंट है, कौन सी स्ट्रीम है, फ्लोरिडा, गल्फ, नॉर्थ अटलांटिक, कैनरीज और लेब्राडोर, ये 5 नाम ध्यान रखने हैं नॉर्थ में। आ गई बात समझ में इतनी, अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, फिर से वही वाली बात, हमने देखा पानी चला इधर से, कौन सा क्षेत्र आ गया, ये इक्वेटर वाला, अफ्रीका का, यहां से पानी स्टार्ट हुआ, देखो गर्म वाला गया, आगे बढ़ा, जैसे पीछे बढ़ रहा था अभी पैसिफिक में, अब यहां आया, आगे जाके टकराएगा, ये कौन सा क्षेत्र आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का याद है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा प्रांत पढ़ा था हमने, पेनिनसुला था फ्लोरिडा, नीचे आ गए याद है क्यूबा, हैती, जमाइका, वेस्ट इंडीज बोलते हैं जिसको, वेस्ट इंडीज, इस वेस्ट इंडीज की वजह से लैंड एरिया आ गया, यहां ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड। अब आप आ गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अब ये जो करंट आया रेड रेड कलर का दिख रहा है, नॉर्थ इक्वेटर, ये रेड करंट पूरा गर्म पानी है, गर्म पानी, वार्म वाटर, अब वाया ऐसे खौलता हुआ पानी नहीं बोल रहे हम, गर्म पानी, नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा है उसका, और ये ऐसे गया, अब यहाँ पे पूरा घूम के, अब आप सोचिए यहाँ पे गर्म पानी पहुंच रहा है अंदर फ्लोरिडा वाले क्षेत्र, अमेरिका के क्षेत्र में, और ये पानी ऊपर बढ़ा। अब दुनिया में बहुत जो सबसे बड़े वार्म और इंपॉर्टेंट वाटर्स में आता है, उनमें नाम आता है गल्फ स्ट्रीम का, गल्फ स्ट्रीम, किसका नाम आता है, गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो पानी है ना बच्चे आपका, ये जो इसमें भी इन्होंने शायद बनाया होगा, ये बना नॉर्थ इक्वेटर, ये 2 भागों में टूट गया, एक आप देख रहे हो फ्लोरिडा करंट, ये फ्लोरिडा प्रांत जिसका मैंने लिया नाम, एक आप देख रहे हैं एंटिलीज, ये जो पानी आया और फिर घूम के वापस एक बना, तो ये नाम पड़ गया गल्फ स्ट्रीम, और बहुत तगड़ा पानी है गल्फ स्ट्रीम। अब सोचो इसकी पहुंच कितनी लंबी होगी, इस पानी ने आगे यूरोप तक जाना है, और जो अभी मैं रशिया की बात कर रहा हूं उसके लिए यही पानी हेल्प करेगा। अब आप देखिए ये पानी आगे बढ़ा, गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म पानी आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया। अब आप याद कीजिए नॉर्थ अमेरिका, उसके बगल में ग्रीनलैंड,
ठीक है, तो ये है ग्रीनलैंड, ऊपर का क्षेत्र ठंडा है। जैसे हम पीछे देख रहे थे, हमने पढ़ा ना ओशियो करंट पढ़ा, यहां पे देखिए यहां से ऊपर लेब्राडोर सी पढ़ा था हमने, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर कुत्ते भी होते हैं, लेब्राडोर डॉग की एक प्रजाति होती है, यहीं के कुत्ते। अब ये देखिए यहां से करंट आया, ठंडा करंट है। कैसा करंट है? ठंडा। ओ इतना तगड़ा ठंडा करंट आ रहा ऊपर से, और इतना तगड़ा मोटा देखो गर्म करंट, ठंडा और गर्म करंट। अब देखो कैसा क्षेत्र बनेगा, बनेगा या मछली वाला क्षेत्र आ गया और भयंकर वाला। अब देखो ये पूरा इन्होंने गोल कर दिया, हो गया। अब ये पानी आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अब ये थोड़ा वैसा पानी हो गया, मतलब गर्म ठंडा मिक्स करके। अब यहां पर देखो एक और करंट आया, आ गया। तो यानी कि ठंडा और गर्म पानी, लेकिन ये गर्म पानी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हॉट पानी है, तो यहां पर पानी का तापमान फिर भी कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, आगे रहेगा। अब यही पानी ऊपर गया नॉर्वेजियन करंट के रूप में, याद है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यही पानी जो ऊपर जाता है यहां से आगे, यही पानी उधर ऊपर ऊपर जाएंगे। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो हायर लैटिट्यूड्स में है, वहां बर्फ बर्फ है आसपास, लेकिन उनके आसपास की बर्फ को क्या कर देता है? पिघला देता है। ये बढ़िया मौसम रखता है। यूके के इधर वाला वेस्टर्न पार्ट हो गया, ऊपर ऊपर जाके यहाँ ये आर्कटिक ओशन तक जब पहुंचता है, तो आप समझिए वहां के क्षेत्रों में ये बर्फ, जो मुर्मुस पोर्ट, कोला पेनिनसुला याद आ रहा है? कोला पेनिनसुला रशिया का, तो अब आप देखना उसको घर में जाके नक्शे में, तो ये वहां पे हेल्प करता है रशिया के लिए, क्योंकि जो बर्फ है वार्म वाटर है, बर्फ को पिघलाएगा। अब ये जैसे यहां से आगे बढ़ा, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट मतलब दो भागों में टूटा, एक ऊपर गया। अब जैसे ऊपर से नीचे आता है, मैंने फिर बोला ऊपर से नीचे आ रहा, अभी कैलिफोर्निया अलास्का वाला ऊपर था गर्म, वैसे ये वाला ऊपर गया नॉर्वेजियन, लेकिन जब ये नीचे आया तो ठंडा करंट में बदलता है। अब ये ऊपर से जब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? केनेरीज करंट। क्या नाम हो गया? केनेरीज। और फिर ये एक साइकिल पूरी हो गई, ये इसी में मिल गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में, और एक साइकिल में। तो यहां पर जरा 5 करंट के नाम ध्यान से देख लो, भूलना मत। काम तो सारा वही है जैसे पैसिफिक में हो रहा है, पर नाम ध्यान रखने हैं। फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम पूछेगा डायरेक्ट इंटरव्यू में, पूछेगा व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ सर वार्म वाटर करंट। अब देखिए यहां पर ये क्या लिख रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी आपने देख लिया, कैनेरीज करंट वो भी आपने देख लिया, और लेब्राडोर करंट जो ऊपर से आया। कॉन्फ्लुएंस प्रोड्यूसेस फॉग अराउंड द रीजन। अब जहां पर गर्म और ठंडा पानी मिलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इनवर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, उल्टा हो जाना। और जब उल्टा हो जाएगा, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि हम पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तापमान गिरता है, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, यानी ऊपर तापमान ज्यादा हो गया और नीचे कम, तभी तो फॉग होती है, तभी तो फॉग, कोहरा जिसे आप बोलते हैं, डेंस फॉग। यहां पर वही स्थिति बनती है, फॉग अराउंड दिस रीजन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। बताया ये दुनिया, तो फॉग भी बन रहा है वहां पे। अच्छा, यही फॉग वॉग जो ये बनते हैं ना, ये पूरा यही यही क्षेत्र आपका लगभग बनता है आपका बरमूडा ट्रायंगल। जो लोग बोलते हैं वहां पे खो जाते हैं, वहां पे पता नहीं क्या हो जाता है, एक्चुअली वहां पर जो स्थिति बनती है वो इसी कारण बनती है, क्योंकि आप देखिए दो अपोजिट स्थितियां मिल रही हैं आपकी, ये एक करंट है, ये एक करंट है, और यही जो आपका है यहाँ पर प्लेन्स वगैरह और बहुत सारे आपके जो वो है क्या बोलते हैं उनको, प्लेन्स हो गए, और जो एरोप्लेन होते हैं और शिप होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, मतलब वो उसमें ना दिखता ही नहीं कुछ, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। जैसे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के मौसम में फॉग जब आता है मैडम, तो विजिबिलिटी लो नहीं जाती, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, बहुत सी दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार आपने देखा टाइटैनिक का मलबा आज तक, अभी एक पनडुब्बी गई थी टाइटैनिक को ढूंढने, टाइटैनिक के डूबने में भी कारण क्या है कि आइसबर्ग है ना, आइसबर्ग उत्तरी, ये जो कोल्ड करंट आ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों को भी कई बार अपने साथ लेके आगे लेके आते हैं, और फॉग जैसी स्थिति होगी, जो वो होता है कौन, कैप्टन, शिप का तो कैप्टन होता है ना, पायलट की बोल रहा है, जो कैप्टन है, कैप्टन को तो दिखेगा नहीं, कैप्टन को दिखा नहीं, फॉग वाली स्थिति बनी, और उस आइसबर्ग से टाइटैनिक, कब की घटना है बच्चों, टाइटैनिक कब डूबा था? 1914 में।
1914 नहीं, 2 साल आपने मैडम आगे बोल दिया। 1912 1912 सर। 1912 में टाइटैनिक डूबा था। उसका मलबा ढूंढने के लिए अभी वो गए थे, एक पनडुब्बी, उसका नाम भी टाइटैनिक ही था, और वो पनडुब्बी फट गई वहां, और दुनिया के 5 अमीर लोग थे उसमें, है ना, उनका पता नहीं क्या क्या ही ढूंढने जा रहे हो उसको, जो इतने 100 साल पुरानी घटना है, फिर भी अभी भी वो पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है टाइटैनिक, है ना। उसके आपको यूट्यूब में उसका देखना, टाइटैनिक के अवशेष तो आपको मिल जाएगा, टाइटैनिक की क्या स्थिति है। तो कई जगह ज्योग्राफिस्ट जो मानते हैं टाइटैनिक और ये जो घटनाएं होती हैं बरमूडा ट्रायंगल वाली, उनके पीछे इन स्थितियों को मानते हैं जो आपके करंट बन रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो करंट दोबारा ध्यान से देख लेना, ये 5 नाम ध्यान रखने हैं, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ना इस पूरे टॉपिक में, जितनी बात बता दी गई है ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नॉर्थ अटलांटिक के ओशन करंट, फ्लोरिडा करंट, ये ध्यान रखना है, फ्लोरिडा कौन सा क्षेत्र है, गर्म ठंडा स्पेशल ध्यान रखना, गल्फ स्ट्रीम बहुत ही गर्म, जी से गल्फ, और आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया जो ऊपर की तरफ गया, कैनरीज करंट जो नीचे की तरफ आया, ठंडा सी से कोल्ड, सी से कैनरीज, और फिर आपका लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर तो पता ही है कनाडा वाला, और कनाडा से ऊपर ठंडा क्षेत्र है, तो ये पूरा आपका करंट हो गया। ये तो नॉर्थ का हुआ, इसकी सारी कहानियां लिखी हुई है, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट, फलाना करंट, ये सब वही लिख दिया गया उसके बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरीज और लेब्राडोर। अब इसके बाद आपका आता है साउथ, इसके भी 4 है, नोट कर लो, 4 नाम इसके, पेन पेपर से नहीं नोट करते, फोटो खींचते हो? अच्छा, घर में करते हैं ना कि नहीं करते, पक्का करते हैं ना? अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, वो वाला तो ऊपर का ऊपर निकल गया, अब ये गया, अब इसके सारे ऐसे आया, ये ब्राजील, याद है ब्राजील, अब फिर देखो ब्राजील कैसा करंट, गर्म करंट, गर्म करंट, बारिश, बारिश, जंगल, विश्व का सबसे घना जंगल, याद है, कहीं जंगल बन जा रहा है बहुत तगड़ा, वेजिटेशन तगड़ा, कहीं मछली का क्षेत्र बन जा रहा है, कहीं तो डेजर्ट बन जा रहा है, सबके पीछे, समझ रहे? तो यहां पर देखिए, लाल कलर में वार्म करंट और ब्लू कलर में कोल्ड करंट, अब ये करंट आया नीचे, अब यहां पे याद है फॉकलैंड आइलैंड, किसके बीच में विवाद चल रहा है फॉकलैंड आइलैंड को लेकर, कौन से दो देशों के बीच में? हाँ, अर्जेंटीना और यूके, अर्जेंटीना और यूके, और ये नीचे के क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पे कितने सारे करंट आपस में मिक्स हो रहे हैं, वार्म और कोल्ड करंट, वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिक्स हुए, ये करंट फिर घूमा इस तरह से, और ये किस रूप में निकल गया, बेंगुला करंट। अब आओ फिर से ठंडा करंट, अब यहां पे डेजर्ट बनेगा, फिर सारा किसने बोला, सारा अफ्रीका में नीचे कहां से आ गया, हाँ नीचे, बताओ मुझे कौन सा डेजर्ट बनता है यहाँ पे, जल्दी बताओ, मैं वरना अभी देखो तुम्हारा, जल्दी बताओ, पढ़ा रखा है। कालाहारी भी ठीक है, कालाहारी भी बोल सकते हो, पर कालाहारी थोड़ा अंदर हो गया, नामीबिया, बोत्सवाना, वो साउथ अफ्रीका, मेन है नामीब डेजर्ट, बिल्कुल कोस्ट से लगता हुआ नामीब डेजर्ट। फिर वही बात, कितनी बार बताऊं, ठंडा, ठंडा करंट, डेजर्ट बन रहा है, याद है कि 3 जगह देख लिया हमने। अब ये ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा, इस तरह से पूरी एक साइकिल बन गई। तो 5 आपको, 4 यहां पर भी आपको ध्यान रखने हैं, तो ध्यान रखना है फॉकलैंड, ब्राजीलियन, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट और बेंगुला। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, टॉपिक तो आसान है, बस क्या है इसको थोड़ा कुछ रटने वाली चीजें हैं, वार्म कोल्ड करके, और कुछ एक बार साइकिल एक समझ गए जो मैंने सबसे पहले समझाई थी, साइकिल समझ गए तो फिर साइकिल समझ गए तो फिर इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ ये ओशनोग्राफी हुई आपकी कंप्लीट। ठीक है, अब इसके नोट्स तो मैं आपको भेजूंगा, आप बोलते होंगे सर बोलते ये भी भेजूंगा, भेजते कम है, भेज दूंगा मैं आपको। दूसरी बात ये है, ये मेरा वादा रहा आपसे, मध्य प्रदेश यात्रा से पहले मैं आपको भेज दूंगा। दूसरी बात, सारागासो सी के बारे में पढ़ना है, और दुनिया भर के सारे समुद्रों के बारे में आपको पता हो। मैं बोल दूं एकदम लेब्राडोर सी, मैं बोल दूं कारा सी, मैं बोल दूं चुटस्की सी कहां पे है तो आपको तुरंत पता हो, मैं बोलूं लैप्टेव सी कहां पे है तो आपको पता हो, मैं बोलूं सारागासो सी कहां पे है तो आपको पता हो। तो सी के बारे में पूछता है, रेड सी, अकाबा की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जो भारत के पास वाले तो आपको याद ही होंगे सारे, अदन की खाड़ी, ये छोटे मोटे जितने सी और ये सब चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नक्शा लेके बैठ जाइए और पढ़ते रहिए सारे समुद्रों के बारे में,
ये आपका काम है, क्योंकि ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि ये सी यहाँ पे, ये सी यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, उस हिसाब से आप सी देख सकते हैं। फिलहाल आपका इतना ही। अब आपको इसमें लग रहा होगा सर ज्योग्राफी में हमने इन्वायरमेंट वाला अलग तो कुछ पढ़ा नहीं है, हमने तो आपने हमें वो तो पढ़ाया नहीं, भारत के बारे में तो आपने पढ़ाया था, ट्रॉपिकल डायस मॉस्ट वर्ल्ड का तो बताया नहीं, और आपने हमें वो नहीं बताया जो इन्वायरमेंट का वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, तो वो आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट है। लेट्स वेट, कौन आता है आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टीचर, आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर मैं तो आपके लिए सदाबहार हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।